अब बहुत सारी चीजें हैं जो पढ़नी है, लेकिन वो फैक्ट्स हैं, वो बहुत जल्दी याद हो जाएंगे अगर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है। कल हम लोगों ने एक टॉपिक आधा पढ़ लिया था, आधा छोड़ दिया था, क्योंकि मैंने कहा था कि दो चीजें एक जैसी होने से फिर अंडरस्टैंडिंग कमजोर रह जाती है। आज उसी अधूरे टॉपिक को पूरा करेंगे। मिट्टियों के प्रकार हमने नहीं पढ़े थे। हमने पढ़ लिया था जसबीर सिंह जी की किताब है, डॉक्टर जसबीर सिंह की किताब, जिसके अकॉर्डिंग हमारे हरियाणा को 8 भौगोलिक अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड किया गया, और हमने हर एक को डिटेल से जान लिया था। उसमें आपको अच्छी तरह याद है, दो नदियां आपकी मेन थी, यमुना और घग्गर। इनके बिल्कुल साथ लगता बाढ़ का मैदान, इन दोनों के बीच का जलोढ़ मैदान, सबसे ऊपर आपके पहाड़ियों वाला शिवालिक का रीजन, फिर दक्षिण की तरफ आपका अरावली का रीजन, और शिवालिक के नीचे फिर आपकी एक 25 से 27 किलोमीटर चौड़ी पट्टी, जिसको आपने कहा था गिरिपाद मैदान। 5 तो ये थे, और 3 थे आपके बालू के टिब्बे युक्त मैदान, एक तरंगित बालू का मैदान, और एक आपका था अनकाई दलदल। सिरसा में अनकाई दलदल हरियाणा का सबसे निचला स्थान, जिसकी जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से 200 मीटर से भी ज्यादा कम है। एक हमने पढ़ा था तरंगित बालू का, जो 3 इलाकों में इंपॉर्टेंट पाया जाता है, गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में। और जो बालू के टिब्बे वाला था, ये तो आपके झज्जर तक फैले दिख जाते हैं। 3 मीटर से 5 मीटर के बीच में इनकी ऊंचाई मिल सकती है, और इनमें बावड़ी या ठूठ हमने पढ़ा था, छिछली झीलें बन जाती हैं, और ये अस्थायी होते हैं टिब्बे, ऐसा नहीं कि हमेशा रहेंगे, कुछ कुछ सालों में, महीनों में आप देखेंगे इनकी स्थिति निरंतर परिवर्तनशील रहती है। ये हमने पूरा डिटेल से पढ़ लिया था, ठीक है। यही था हरियाणा की भौगोलिक संरचना और मिट्टियां। देखो, कल अगर आपने ये किताब खोल के पढ़ा होगा तो आपको याद हो गया होगा, अगर पढ़ोगे नहीं तो कुछ नहीं होना। मेरे पढ़ाने से फर्क नहीं पड़ना, मेरे पढ़ाने का फर्क उन लोगों पे पड़ना है जो डेली मेहनत करते हैं, जो खुद किताब उठा के पढ़ते हैं। सिर्फ ये सोचोगे कि मैम के पढ़ाने से तो बात नहीं बन पाएगी, ठीक है। ये खुद भी तैयार करना है तुम्हें। मैं तो सिर्फ चीजों को प्रेजेंट कर सकती हूँ, आसान बना सकती हूँ, लेकिन पढ़नी याद करनी तुम्हें है। तो कल हमने हरियाणा की संरचना पढ़ी थी, मेसोजोइक युग में यहाँ थोड़े थोड़े चेंजेस आने लगे। फिर हमने पढ़ा था 3 भौगोलिक क्षेत्र में, कुरु, हरि, भट्टी, कुरुक्षेत्र, हरियाणा, भट्टियाना। भट्टियाना भाटी राजपूत वाला, और कुरुक्षेत्र आपका जो है धार्मिक ऐतिहासिक आपकी नगरी है, और हरियाणा जटिया, जहां जाट कम्युनिटीज ज्यादा है, ठीक है। ये हमने कल पूरा पढ़ लिया था। भौगोलिक संरचना में हमने देखा था कि हरियाणा की एवरेज ऊंचाई 200 से 300 मीटर समुद्र तल से है। 68% यहाँ जलोढ़ मैदान है, 25% यहाँ तरंगित बालू और बालू के सारे रीजन है। यहाँ पे 1.67% शिवालिक है, और 3.09% आपका ये नीचे अरावली का मैदान। वो सारी चीजें कल मैंने पढ़ा दी थी आपको। फिर हमने पढ़ा था कैसे 27 से 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 74 से 77 डिग्री पूर्वी देशांतर के बीच में आपका हरियाणा भारत के उत्तर पश्चिमी इलाके में स्थित है। फिर हमने देखा था, किताब है एग्रीकल्चरल ज्योग्राफी ऑफ हरियाणा, यानी हरियाणा का भौगोलिक संरचना, उसके बारे में इन्होंने हरियाणा को 8 पार्ट्स में डिवाइड किया। बहुत आसान है, 8 हमें याद भी है। सबसे पहला देखो, शिवालिक पढ़ा था हमने 1.67 वाला। फिर हमने देखा था इसमें 400 से 600 मीटर की चोटियां थी, फिर 600 से भी ज्यादा थी, और सबसे अच्छा एग्जाम्पल करोह था, 1467 मीटर, ना मिले तो 15-14 मीटर, ठीक है। फिर हमने ये देख लिया था ये सारा। गिरिपाद में देखो 25 से 27 किलोमीटर की चौड़ी पट्टी, पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर के नीचे की भाबर, चो और घर या धर, ये इसके स्थानीय नाम हमने पढ़े थे। जलोढ़ मैदान 68% यही है, और जिसको आप मेन हरियाणा मानते हैं वो यही मैदान है। खादर, बांगर, पुरानी मिट्टी, खादर को आप जलोढ़ मैदान में पढ़ते हैं, ये बाढ़ के मैदान में पढ़ते हैं हर साल, जहाँ थोड़ी थोड़ी परत बढ़ती जाती है। नैली और बैठ, मारकंडा वाली बैठ थी और घग्गर वाली नैली थी, ठीक है। बालू के टिब्बे 25% वाला, तो बालू के टिब्बे आपके जो राजस्थान से लगती पट्टी है, जिसमें आपका सिरसा आता है, भिवानी आता है, आपका महेंद्रगढ़ आता है, ये पूरा इलाका, ठीक है। इसके 3 से 15 मीटर बताया था, ताल, ठूंठ, बावड़ी, ये सब हमने पढ़ लिया। अरावली का पथरीला मैदान 3.09%, ढोसी, तीर, सलकुल, ताजपुर गांव में 652 मीटर ऊंचाई पर, नारनौल, महेंद्रगढ़ में। तो महेंद्रगढ़ है, मेवात है, गुड़गांव है, फरीदाबाद है, दिल्ली तक ये पूरी फैली हुई है, ठीक है। तरंगित बालू मेनली गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ में है, और यहाँ कोई टिब्बे नहीं है। टिब्बे मिलते हैं राजस्थान की बेल्ट में, ये जिसकी मैं बात कर रही हूँ गुड़गांव, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, इसमें टिब्बे नहीं है, लेकिन तरंगित बालू मिलता है। अनकाई दलदल आपके पूरे राज्य में सिर्फ सिरसा में मिलता है, और ये 200 मीटर से कम ऊंचा आपका सबसे नीचा एरिया है ये, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हरियाणा की भौगोलिक, ये फिर मैंने आपको बना के ज्यादा बढ़िया तरीके से समझाया था। मिट्टियां अथवा मृदाएं, आज ये पढ़ेंगे। हरियाणा की मिट्टियों को इससे पढ़ने से पहले थोड़ा सा मैं एक आइडिया दे दूं, ताकि आपको फिर याद आसानी से रहे। जैसे किसी भी चीज को अगर आप पहले बेस से उठा के पढ़ लेते हैं ना, तो फिर आपको याद बहुत आसानी से रह पाता है। जैसे 8 प्रकार उसको बहुत आसानी से याद होंगे भौगोलिक, जिसने उस मैप को ढंग से दिमाग में बैठा लिया होगा। इसी तरह आज मिट्टियों की बात करेंगे। तो जसबीर सिंह की किताब में मिट्टियों को मोटे तौर पे 6 भागों में
बांटा गया। वैसे एक एक पार्ट के उन्होंने आगे 2 2 3 3 डिवीजन भी किए हैं, लेकिन मोटे तौर पे हम 6 की बात कर लेते हैं। कहीं कहीं 8 भी लिखे हैं क्योंकि उसके सब पार्ट्स को भी ऐड कर लिया। सबसे पहली मिट्टी है आपकी अति हल्की, अति हल्की मृदा, मृदा मतलब मिट्टी। फिर दूसरी आपकी है अति हटा दो तो हल्की मृदा, हल्की मिट्टी। फिर तीसरी आपकी है मध्यमा, मध्यमा। फिर चौथी आपकी है साधारण भारी या सामान्य भारी, लिख लो सामान्य भारी, अब भारी स्टार्ट हो गई। और पांचवी आपकी है अधिक भारी, जैसे वो थी ना अति हल्की हल्की, ऐसे सामान्य भारी और अधिक भारी। और लास्ट है जो गिरिपाद के इलाके में मिलती है, पर्वतीय इलाके में। आपके यहाँ पर्वतीय आप समझ गए हो, गिरिपाद का इलाका आपको पता है, यानी अरावली, शिवालिक और वो 25-27 किलोमीटर की जो चौड़ी पट्टी थी ना, भाबर और वो घर धर और वो वाले इलाके वाली, वही। तो ये 6 तरह की मिट्टी, कुछ नहीं है, बहुत आसान है। अति हल्की, हल्की, मध्यमा, थोड़ी सी भारी और फिर एक ज्यादा भारी। ठीक है, तो इनके शब्दों को बस ध्यान रख लो कि एक अति हल्की है, एक हल्की है, एक मध्यमा है, एक साधारण भारी है, एक ज्यादा भारी है और एक पहाड़ी चट्टानी मिट्टी है। ये आपकी गिरिपादीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, कुछ भी नाम ले लो उसका। समझ में आ गया? 6 पार्ट। जैसे 8 डिवीजन थे ना, पहले शिवालिक था, फिर नीचे अरावली था, फिर गिरिपाद था, फिर बाढ़ का मैदान था, फिर जलोढ़ मैदान था, फिर बालू के टिब्बे युक्त मैदान था, तरंगित मैदान था, अनकाई दलदल। ऐसे ही जैसे कल 8 पढ़े थे, ऐसे 6 दिमाग में बैठा लो। अति हल्की मिट्टी, मध्यमा मिट्टी, साधारण भारी मिट्टी या सामान्य भारी और एक ज्यादा भारी और एक पर्वतीय, चट्टानी या गिरिपादीय मृदा। ठीक है, ये 6 हैं। अब इनमें बहुत इंपॉर्टेंट अगर बात करें, भाई वैसे तो सबकी इंपॉर्टेंस होती है, लेकिन ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये आपकी सामान्य भारी है, जिसको आप डिवाइड कर देते हैं इसमें खादर और बांगर टाइप में, यानी जलोढ़ मिट्टी में। इस मिट्टी की खासियत है, ये आपकी बहुत ज्यादा हल्की है, तो फिर ये लगा लो कि रेत ज्यादा है इसमें। सिल्ट, मृत्तिका, बालू, ये आपको पता होंगे ना, 3 तरह के कण होते हैं। मिट्टी के कण के साइज से मिट्टी के बारे में बताया जाता है कि ये मिट्टी अति हल्की है। इसका मतलब इसके जो मिट्टी के कण हैं, मिट्टी में ना 3 चीजें होती हैं, एक सिल्ट होता है, एक बालू होता है, एक मृत्तिका होती है। ये मिट्टी के कण है। मिट्टी बनती कैसे आप जानते होंगे ना, पहाड़ों को तोड़ तोड़ के सदियां बीतते बीतते जब हवाएं चलती हैं, बहता पानी आता है, तो वो पहाड़ों को तोड़ते रहते हैं, उसी से मिट्टी की परतें बन जाती हैं, मैदानों में आके बिछ जाती हैं। ये बहती हुई जो नदी है वो अपने साथ पहाड़ों के छोटे छोटे कणों को काट के लाती रहती है और धीरे धीरे साल दर साल सदियों, हजारों सालों तक, लाखों सालों तक इनका निक्षेपण होते होते आपकी मिट्टी की परतें बन जाती हैं। तो आपकी जो ये मिट्टी है ना अति हल्की, इसकी खासियत है कि इसमें जो है बालू रेत ज्यादा होता है और उसमें एक क्योंकि अति हल्की है, हल्की थोड़ी सी अलग मिलेगी, इसमें पानी को ग्रहण करने की क्षमता बहुत कम होती है, इसलिए इसमें बहुत ज्यादा गेहूं चावल पैदा नहीं हो सकते। चावल तो बढ़िया मिट्टी में होता है ना, जहाँ की जल ग्रहण करने की क्षमता अच्छी हो। ये जल को ज्यादा सोख भी नहीं पाती, जल ग्रहण करना ही सोखना होता है, तो इसकी जल ग्रहण क्षमता कम होती है। इसके कण असंगठित होते हैं, बिखरे बिखरे। तभी तो उठाओ देखो हाथ में, जैसे रेत होता है, आपने रेत देखा होगा राजस्थान का, तो वो जो रेत होता है तो उसके कण संगठित थोड़ी होते हैं इकट्ठे। एक आप अपने खेत की मिट्टी उठा के देखो तो संगठित कण है, एक कण अलग नहीं निकलेगा, लेकिन रेत देखो एक 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 कण करके कैसे हाथ में से बिखर जाता है। वो अति हल्की मिट्टी है, उसकी जल ग्रहण करने की क्षमता खराब होती है, अच्छी नहीं होती, इसलिए उसमें बहुत बढ़िया फसलें नहीं हो पाती। और उत्पादन की अगर बात करें तो उसमें मोटे अनाज ही आप पैदा कर सकते हैं, बाजरा टाइप के अनाज। ठीक है, तो अति हल्की समझ में आ जाएगी। नेक्स्ट है, अब इसको हम फिर किताब से पढ़ेंगे तो और अच्छा समझ में आएगा। हल्की मिट्टी में पानी ग्रहण करने की क्षमता कंपैरेटिवली ठीक होती है, क्योंकि ये अति नहीं है, ये हल्की है। और अगर इसमें देखें तो फव्वारा सिंचाई का जो है ना प्रोविजन, वो बेस्ट है इसके लिए। यानी अगर आप इसमें ड्रिप सिंचाई या फव्वारा सिंचाई के यूज करते हैं तो आप इसमें अच्छी फसलें भी ले सकते हैं। किस मिट्टी में? हल्की में। अति हल्की में नहीं ले पाओगे, उसमें तो मोटे अनाज ही पैदा होंगे। लेकिन ड्रिप सिंचाई, फव्वारा सिंचाई, जो हल्की मिट्टी है, इसके कण कंपैरेटिवली उसके मुकाबले संगठित होते हैं और इसमें अगर आप पानी सही सलामत मुहैया करा दें तो खेती ठीक ठाक हो सकती है। मध्यमा अच्छी मिट्टी होती है, बारिश होते ही ये मिट्टी और बेहतर हो जाती है और इसमें जो है ठीक ठाक सी फसल आप कोई भी पैदा कर सकते हैं। सामान्य भारी मिट्टी, आप जिसको जलोढ़ मिट्टी कहते हैं ना, वो मेनली सामान्य भारी मिट्टी है और इस मिट्टी में आपका जो कंटेंट है, ह्यूमस है, बाकी चीजें, वो बहुत बढ़िया होता है। और जो पुरानी सामान्य भारी मिट्टी है उसको आप बांगर कहते हैं और जो नई सामान्य भारी मिट्टी है इसको आप खादर कहते हैं, जो मैंने कल भी बताई थी आपको। ठीक है, तो इसमें तो आप कुछ भी पैदा कर लो, गेहूं, चना। चना तो खैर आप कोशिश करते हैं, राजस्थान की बेल्ट में धान है, गेहूं है, बढ़िया पैदा होता है।
अधिक भारी है तो अधिक भारी में क्या होता है, लोहे की मात्रा बढ़ जाती है। लोहे की मात्रा बढ़ने के कारण फिर इसका कलर जो है ना वो भी थोड़ा चेंज हो जाता है और इसको डाकर कह देते हैं। इसका स्थानीय लोकल लेवल पे बाकी कोई नहीं जानता, हरियाणा में इस मिट्टी को डाकर कह देते हैं और ये आपके पहाड़ी इलाकों के हेर फेर से में ज्यादा मिलती है, अधिक भारी वाली। पर्वतीय मिट्टी तो मेनली पहाड़ों के आसपास मिलती है और ये मिट्टी कोई बहुत उपजाऊ नहीं होती। गिरिपाद में याद करो मैंने कल बताया था भारी भरकम कंकड़ पत्थर मिलते हैं, तो कोई बहुत ज्यादा अच्छी फसलें आप नहीं ले पाएंगे गिरिपाद में। फिर हरियाणा इतनी बढ़िया फसलें कैसे ले पाता है, क्योंकि आपके यहाँ मध्यमा ठीक मिट्टी है, दोमट मिट्टी, दोमट बलुई मिट्टी उसी में तो आती है, और एक आपकी सामान्य भारी, ये दो बहुत बढ़िया मिट्टी हैं। इसमें आप हल्के अनाज भारी अनाज, मोटे अनाज ले पाएंगे। कण इसके असंगठित है, पानी एब्जॉर्ब करने की क्षमता कम है। इसमें फव्वारा सिंचाई बेहतर है, फव्वारा सिंचाई अगर है तो आप फसलें अच्छी ले सकते हैं। मध्यमा बारिश अच्छी होने पर आपको अच्छा प्रोडक्शन दे पाएगी। सामान्य भारी तो बहुत ही बढ़िया मिट्टी है। अधिक भारी में लोहे की मात्रा बढ़ जाती है, उसको डाकर कहते हैं और उसका रंग भी थोड़ा थोड़ा ब्लैकिश सा होने लग जाता है। पर्वतीय गिरिपाद मिट्टी जो है आपके पहाड़ों की चोट, जो आपके शिवालिक है इस रेंज में, थोड़ी बहुत अरावली में तो बहुत अच्छी मिट्टी नहीं होती, और उसमें भी आप ये मान के चलो कि कीकर या फिर इस तरह के जो शिवालिक के तरफ पेड़ पौधे हैं वो पाए जाते हैं। तो इस इलाके में भी बहुत खेती आप नहीं कर पाते। अधिक भारी में आप खेती कर लेते हैं, फतेहाबाद के कुछ इलाके में भी अधिक भारी है, जगाधरी के आसपास भी अधिक भारी है। सामान्य भारी आपका पूरा हरियाणा, जिसको आप मेन कहते हैं, जिसको हम जटियात क्षेत्र कहते हैं, वहां ये काफी मिलती है। मध्यमा में बारिश के ऊपर डिपेंड करती है, अच्छी फसल हो सकती है। हल्की मृदा, फव्वारा सिंचाई, और इसमें आप मोटे अनाज। ठीक है, अब ये थोड़ी थोड़ी तुम्हें समझ में आ गई होगी। अब इसको पढ़ेंगे ना जब किताबी भाषा से तो बहुत आसान दिखेगी। चलिए मिट्टियों का टॉपिक आज पढ़ते हैं। हरियाणा की मिट्टियां अथवा मृदाएं, ये अब अगर तुमने समझ लिया है तो पढ़ते देखना सब कुछ क्लियर होगा। हरियाणा राज्य का अधिकांश भाग मैदानी है, हम जानते ही हैं ये बात, तो जिसका निर्माण यमुना, घग्गर, सरस्वती आदि नदियों द्वारा निक्षेपित मतलब जमा किए गए जलोढ़ मिट्टी के कारण हुआ है। यमुना जो 6330 मीटर की ऊंचाई से पहाड़ों से यमुनोत्री बंदरपूंछ की पश्चिमी ढाल से निकल के आती है ना गढ़वाल हिमालय में, और आपके यहाँ एंटर करती है कलेसर से, यमुनानगर से। अगला नाम लिखा है घग्गर का, आप अच्छी तरह जानते हैं कालका सबसे ऊंचाई से एंट्री होती है, सबसे उत्तर से आने वाली आपकी नदी है घग्गर, आपके यहाँ आती है, पहले निकलती है डागशाही की पहाड़ी से और फिर आपके यहाँ एंटर करती है। सरस्वती आज है नहीं देखने में, लेकिन आदि बद्री यमुनानगर से इसकी एंट्री मानी जाती है, और इसके चैनल्स मिले थे मुगलावली गांव में 2013 में। तो ये सारी चीजें मैंने आपको पहले पढ़ा रखी है नदियों के टॉपिक में। ये मृदा राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में, अब देखो जरा किसकी बात कर रहे हैं, ये वाली हरियाणा की मिट्टियों में राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग में मुख्यतः पाई जाती है। इस जलोढ़ मिट्टी का रंग पीला भूरा है, बहुत उपजाऊ होती है, जलोढ़ की बात कर रहे हैं। ठीक है, फिर इसको ये बांटेंगे आगे। डॉक्टर जसबीर सिंह ने राज्य की मिट्टी को 6 भागों में बांटा। वैसे अगर कहें ना तो हरियाणा की मुख्य मृदा है जलोढ़ मिट्टी, 2 प्रकार की, बांगर और खादर। ये अति हल्की, हल्की आपके यहाँ इतनी नहीं है, लेकिन क्योंकि हरियाणा को डिटेल से पढ़ना है तो हमें बात करनी पड़ेगी कि अति हल्की की बेल्ट है राजस्थान के आसपास, हल्की की बेल्ट उससे थोड़ा सा आगे आके, फिर उसके बाद मध्यमा की बेल्ट है पूरे हरियाणा में फैली हुई, फिर सामान्य जो भारी है वो बांगर खादर, तो वो भी पूरे हरियाणा में है। भारी वाली कहाँ है, अत्यंत भारी वाली, तो वो थोड़ी सी फतेहाबाद में, जगाधरी साइड में, और उसके बाद गिरिपादीय कहाँ है, तो जो ये 3 इलाके हैं ना, और जो नीचे वो मेवात साइड है उसमें। ठीक है, तो जसबीर सिंह कहते हैं कि 6 भाग। वैसे हमने क्या पढ़ा कि हरियाणा में मेनली जलोढ़ मिट्टी है, मेन जलोढ़ मिट्टी है आपकी, और जो इसका रंग कैसा है, पीला भूरा। तो आप अपने आसपास की मिट्टी देखो, भूरे ब्राउनिश कलर की तो होती है, डार्क पीले और भूरे को मिक्स कर दो, ऐसा ही रंग तो मिट्टी का होता है हमारी का। लेकिन जसबीर सिंह की किताब में जैसे हरियाणा के 8 भौगोलिक भाग दिखाए, ऐसे मिट्टी को इन्होंने 6 बड़े भागों में डिवाइड किया। अति हल्की तो बहुत आसान है, अति हल्की, हल्की, मध्यमा, फिर एक साधारण भारी, एक बहुत भारी, और एक पर्वतीय, चट्टानी या गिरिपादीय। अति हल्की ये बालुका और दोमट प्रधान मिट्टी है। दोमट होती है 2 तरह की मिट्टी, मैंने आपको बताया, सिल्ट, मृत्तिका और बालू। ये कण के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे सिल्ट का कण अलग होगा, मृत्तिका का कण अलग होगा, बालू का अलग होगा। ये कुछ सिर्फ माप के अकॉर्डिंग अलग अलग होते हैं, बाकी हैं ये सेम चीजें, इनमें कोई अंतर नहीं है, लेकिन उस साइज के कारण किसी में पानी ग्रहण करने की क्षमता ज्यादा होती है, कोई चिपचिपी हो जाती है, कोई पानी को सोख लेती है, कोई पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती। यानी सिल्ट, मृत्तिका और बालू, इनके मिक्सचर से मिट्टी बनती है। जहां सिल्ट मृत्तिका ज्यादा होंगे उसके अलग कैरेक्टरिस्टिक होंगे, जहां बालू ज्यादा होगा उसके अलग, बनेगी इन्हीं से मिट्टी।
ठीक है। दोमट मतलब दो तरह की मिट्टी। तो बालुका और दोमट प्रधान मिट्टी है जो सिरसा के दक्षिणी भाग से फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ प्रदेश का सर्वाधिक शुष्क, भाई अति हल्की है तो फिर आप लगाओ ना कि ये रण के कच्छ वाले टीलों वाली टाइप की मिट्टी है, तो शुष्क से आएगी, और हिसार का तक विस्तृत है। तो इसमें बालू दोमट प्रधान मिट्टी सिरसा के दक्षिणी भाग से स्टार्ट हो जाओ, जो देखो बालू के टिब्बे युक्त मैदान था, अगर वो समझ में आया तो ये आसान है। तो दक्षिणी भाग से फतेहाबाद, भिवानी, महेंद्रगढ़ जो सबसे शुष्क क्षेत्र है यहां तक मिलती है। ठीक है, अति हल्की। इस मिट्टी में चूने की तो अधिकता होती है लेकिन वनस्पति तत्वों का अभाव पाया जाता है, क्योंकि उड़ती रहती है वनस्पति तत्व तब होते हैं ना जब एक जगह जमी हो मिट्टी। ये तो रेत बराबर है, आंधी उड़ा के ले जाएगी, तो वनस्पति तत्व कम है। इस मृदा के कण असंगठित होते हैं, इकट्ठी नहीं होती। रेत है, रेत रेत के कण ज्यादा, बालू के कण ज्यादा, तो असंगठित होते हैं, जिसके कारण वायु अपरदन अधिक होता है, तभी तो उड़ उड़ के आती है। क्योंकि ये एक बार आंधी आई संगठित, अब जैसे आपके खेत की मिट्टी है, जो लोग सोनीपत, पानीपत में है, करनाल में है, रोहतक साइड में, आपके खेतों में अपनी मिट्टी देखिए ना जमी रहती है। जैसे अगर आंधी आए भी तो ऐसा नहीं कि पूरा खेत उड़ गया, लेकिन राजस्थान साइड में अगर आप कभी गए हो, आंधी आएगी और फिर सारी उड़ा के धूल को ले जाएगी। तो वो धूल क्या है? वो हल्की मिट्टी ही तो है भाई, मिट्टी की परत ही तो है। आपके घरों में जो आप डस्टिंग करनी पड़ती है आपको, तो ये मिट्टी तो उड़ के आती है खेतों में से, तो ये मिट्टी अति हल्की जो है वो उड़ पाती है, उसी का अपर्दन होता है। भारी मिट्टी नहीं उड़ती इतनी आसानी से। ठीक है, तो वायु अपर्दन अधिक होता है। इस मिट्टी में जल ग्रहण करने की क्षमता कम होती है, असंगठित है, ऐसे फैली हुई है, तो पानी कैसे एब्जॉर्ब करेगी? संगठित मिट्टी पानी पीती है, असंगठित नहीं। इसलिए ये मिट्टी जल्दी सूख जाती है। पानी गिरा, इसने यूटिलाइज ही नहीं किया तो सूख गई। परिणाम स्वरूप फसलों को मिलने वाली जल की मात्रा कम हो जाती है। इसलिए ये मिट्टी दाल और मोटे अनाजों के लिए अधिक उपयुक्त है। तो अब ये तुम्हें समझ बनानी पड़ेगी कि अति हल्की मिट्टी वायु के अपर्दन से चलती है, इसमें बहुत ज्यादा ह्यूमस नहीं होगा, इसमें चूने की मात्रा ज्यादा हो सकती है पर ह्यूमस कम मिलेगा, और इस मिट्टी में मोटे अनाज और दालें पैदा हो सकती हैं। इसके क्योंकि कण असंगठित हैं, फैले हुए हैं, संगठित नहीं है, तो इसमें पानी को एब्जॉर्ब करने की ताकत उतनी नहीं है, इसलिए ये जल्दी सूख जाती है। तो फसलों को पानी अगर लगातार सूखता रहेगा तो फसल को पानी कैसे मिलेगा? इसलिए इसमें सिर्फ दालें और मोटे अनाज पैदा होंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें हल्की। तो अति हल्की हो गया, हल्की में फव्वारा सिंचाई काम आ जाएगा, बढ़िया मिट्टी है, कोई दिक्कत नहीं है। हल्की मिट्टी दो प्रकार की होती है, अपेक्षाकृत बालू दोमट। बालू, मृत्तिका, सिल्ट, इन तीनों का मिक्सचर होता है, तो बालू दोमट। ये दोमट मिट्टी और बलुई दोमट मृदा का मिश्रण है। इसको रौसली मिट्टी भी कहा जाता है। पेपर में आ जाएगा रौसली किसका प्रकार है? अति हल्की का, मध्यमा का, भारी का या हल्की का? तो हल्की का है प्रकार रौसली। अति हल्की में तो कुछ नाम ही नहीं था, रौसली मिट्टी भी इसी को बोलते हैं। अपेक्षाकृत बालू दोमट मिट्टी जो हल्की में आती है। ठीक है, ये भिवानी, गुड़गांव, झज्जर, रेवाड़ी, हिसार में पाई जाती है। फव्वारा सिंचाई उत्तम है, ये मैंने आपको पहले ही बताया। जो पहले वाली थी उसमें तो पानी एब्जॉर्ब नहीं करती, लेकिन अच्छी फसल ज्यादा नहीं होती, लेकिन इसमें फव्वारे से आप अच्छी खेती ले सकते हो। तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि फव्वारा सिंचाई याद रखना है। नेक्स्ट, इस मृदा में सिल्ट मृत्तिका की अपेक्षा बालू अधिक पाया जाता है। तीन ही चीजें तो हैं, तीनों एक ही हैं, एक ही से बनी है, लेकिन इन तीनों के साइज का जो कण होता है ना एक मिट्टी का, उसके साइज से हम कहते हैं ये सिल्ट है, ये बालू है, ये मृत्तिका है। बस उस कण के साइज के ऊपर डिपेंड करता है ये। तो जहां वो मोटे कण होंगे वो मिट्टी अलग प्रकार की, जहां पतले मोटे का मिक्सचर होगा अलग प्रकार की, जहां कहीं बालू ज्यादा होगा उसका नाम अलग। तो उस बेसिस पे डिवीजन किया गया। तो ये क्या कह रहे हैं, बालू इसमें ज्यादा है, बालू रेत का ही तो प्रकार है, तभी तो हल्की है, लेकिन अति हल्की नहीं है। तो बालू अधिक पाया जाता है, इसमें जल धारण करने की क्षमता अधिक होती है। किसके मुकाबले? ऊपर अति हल्की के मुकाबले उससे ज्यादा, इसलिए इसमें फसलें अधिक अच्छी होती हैं। तो अति हल्की में फसलें ठीक होती हैं या हल्की में? हल्की में फसलें ठीक होती हैं। इसमें जल धारण कंपैरेटिवली ज्यादा होता है। उस जो अति हल्की थी वो तो उड़ जाती थी ना, और उसके कण कैसे थे? असंगठित, वो तो पानी को एब्जॉर्ब ही नहीं करते थे, इसलिए पानी की दिक्कत होती थी उसमें फसलें अच्छी नहीं थी। अगर पैदा करना हो तो क्या पैदा करें? मोटे अनाज और दालें। इसमें आप फव्वारा सिंचाई से खेती कर सकते हो। ठीक है, फसलें अच्छी। इसका सेकेंड टाइप है, मतलब हल्की के टाइप है ये, देखो ए टाइप, ये हल्की के दो टाइप हो गए। अपेक्षाकृत बालू, जिसमें बालू ज्यादा होगा, और दूसरा क्या नाम है इसका? बलुई दोमट मिट्टी। बलुई दोमट मिट्टी, मृदा नरम होती है, सिल्ट मृत्तिका बालू का अनुपात समान होता है। अभी इससे पिछली में क्या था? अपेक्षाकृत बालू, बालू ज्यादा था, सिल्ट और मृत्तिका कम थे कंपैरेटिवली। इसमें क्या है? इसमें बालू और सिल्ट और मृत्तिका तीनों का अनुपात बराबर है। किसमें? जिसका नाम है बलुई दोमट। दोमट तो दो तरह की मिट्टी, और बलुई बालू के लिए। तो वो अपेक्षाकृत बालू थी, उसमें बालू ज्यादा था,
बालू ज्यादा था ना। इसमें बालू देखो क्या लिखा है, सिल्ट मृत्तिका बालू का अनुपात लगभग समान होता है, लगभग बराबर होता है। ये मिट्टी सिरसा तहसील और डबवाली तहसील के कुछ गांव में पाई जाती है। दोनों हल्की के एग्जाम्पल है, एक तो अति न्यून हल्की थी, एक हल्की है। हल्की में अपेक्षाकृत बालू है जिसमें कि फव्वारा सिंचाई काम आ जाती है, अच्छी फसल आप ले सकते हो, पानी कंपैरेटिवली ज्यादा पीती है अति हल्की के मुकाबले। और दूसरी है जिसमें कि सबका प्रोपोर्शन बराबर है, किस किस का, सिल्ट का, मृत्तिका का और बालू का। अगर अपेक्षाकृत बालू है तो बालू ज्यादा होगा, और बलुई दोमट है तो तीनों बालू मृत्तिका और सिल्ट बराबर। ये कण है, कण के साइज के नाम है बस। उम्मीद कर रही हूं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो मध्यम, तो अति हल्की हो गई, हल्की हो गई, अब आ गई मध्यमा या मध्यम। फिर भारी, तो एक अपेक्षाकृत, एक तो बहुत भारी, एक नॉर्मल भारी। फिर पहाड़ों की मिट्टी, तो मध्यमा मृदा क्या होती है, ये मृदा भारी दोमट, हल्की दोमट, सामान्य दोमट, इसका मिश्रण है। यानी हल्की, भारी और सामान्य का मिश्रण है मध्यमा। मध्यमा मतलब एवरेज। और इसके 3 प्रकार हैं, मोटी दोमट, हल्की दोमट और दोमट मिट्टी। तो ये मान लो कि ये ठीक ठाक सी मिट्टी है और कई सारे इलाकों में आपके में पाई जाती है मध्यमा, ठीक है। फिर सामान्य भारी को आगे हम पढ़ेंगे खादर बांगर में। तो मोटी दोमट क्या है, मोटी दोमट नूहू और फिरोजपुर झिरका यानी दक्षिण की तरफ। हल्की दोमट 2 तरह की मिट्टी, ये गुड़गांव के उत्तरी भाग, अंबाला के दक्षिण पश्चिम भाग और नूहू के उत्तर पश्चिम भाग और मध्य रेवाड़ी में। दोमट मृदा ये राज्य के मध्यवर्ती भाग में, जींद, कैथल, सोनीपत, गुड़गांव, कुरुक्षेत्र में। तो दोमट मिट्टी जो है ना, दोमट, हल्की दोमट, मोटी दोमट और नॉर्मल दोमट, ये मध्यमा मिट्टी है, मध्यमा। तो हल्की दोमट और भारी दोमट, सारी दोमट इसी में आ गई, ठीक है। देखो हल्की कह लो, मध्यमा कह लो, हल्की मोटी मध्यमा के पार्ट हैं ये। और एक क्या थी, दोमट। तो हल्की, मोटी और दोमट, दोनों दोमट का, दोमट ना 2 तरह की मिट्टी। तो मेन मानो आपको ये हरियाणा के एक बड़े हिस्से में, क्योंकि देखो उत्तर की तरफ भी है, बीच वाले हिस्सों में भी है, और रेवाड़ी और इस तरफ भी है, ये रहा रेवाड़ी, ठीक है, गुड़गांव की तरफ भी। नेक्स्ट है पर्याप्त वर्षा होने पर फसल अच्छी होती है। तो जो आपकी मध्यमा है ना, अगर बारिश अच्छी है तो फसल भी अच्छी। देखो अति हल्की में क्या था, संगठित नहीं थे, असंगठित थे, बारिश होती थी तो पानी सोख नहीं पाते थे, सिर्फ मोटे अनाज पैदा होते थे बढ़िया, और उसमें अपर्दन बहुत ज्यादा था, तभी तो उड़ उड़ के आती थी। फिर हल्की में क्या था, फव्वारा सिंचाई से बात बन सकती थी, और उसमें क्या पढ़ा हमने, कोई अपेक्षाकृत बालू है तो बालू ज्यादा होगा, और दूसरी में फिर बालू, मृत्तिका और सिल्ट बराबर अनुपात में। यानी अगर आप ठीक ठाक से फव्वारे सिंचाई का प्रबंध कर देंगे तो आप कंपैरेटिवली अच्छी फसल ले पाएंगे। मध्यमा में फिर हमने 3 पढ़ लिए, हल्की दोमट, भारी दोमट, सारी इसमें आ गई, और अगर बारिश अच्छी होती है तो इसमें फसल भी अच्छी हो सकती है, ठीक है। सामान्य भारी, ये है आपकी खादर और बांगर, इंपॉर्टेंट है। ये मुख्यतः यमुनानगर निचले भाग में, सारे में नहीं, निचले में, कुरुक्षेत्र, करनाल, पानीपत, सोनीपत और फरीदाबाद आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। इस मिट्टी पर प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी, अब आप बाढ़ के मैदान को याद कर लीजिए, आने के कारण नवीन जलोढ़ का जमाव होता है, जिसे खादर कहा जाता है। ऊंचे भागों पर पाई जाने वाली मिट्टी को बांगर कहा जाता है। तो ये भारी मिट्टी के प्रकार हैं, खादर और बांगर, ठीक है। ये मिट्टी सूखने पर कठोर हो जाती है, इसमें चावल, गेहूं, गन्ना, तो आप देखो चावल, गेहूं, गन्ना ही तो आपकी मुख्य उपज है। तो सामान्य भारी आपकी मेन मिट्टी है, आदि फसलें अच्छी होती हैं। अति हल्की बहुत बढ़िया नहीं है, हल्की फव्वारे के ऊपर डिपेंड है, और मध्यमा में दोमट है, बारिश के ऊपर डिपेंड है। जो सामान्य भारी है, ये बेस्ट मिट्टी आपके जलोढ़ मैदान जो है ना, वो सामान्य भारी मिट्टी है, ठीक है। फिर आती है भारी और बहुत भारी, ये मिलेगी आपको जहां लोहे के तत्व ज्यादा होंगे, और डाकर इसका लोकल नेम है। इस मिट्टी को डाकर के नाम से भी जाना जाता है। ये मुख्यतः थानेसर, जगाधरी, फतेहाबाद आदि क्षेत्रों में पाई जाती है। वर्षा ऋतु में चिपचिपी हो जाती है और गर्मी के मौसम में कठोर हो जाती है। तो जैसी बारिश हुई चिपचिपी और गर्मी है तो कठोर, ठीक है। ये कहाँ पाई जाती है, हमारे जो इलाके हैं फतेहाबाद, यमुनानगर के आसपास, ठीक है। थानेसर मतलब कुरुक्षेत्र, बहुत भारी है ये कम सुप्रवाहित और कम पारगम्य होती है, यानी इसमें से पानी बहुत ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करती है, इसके अंदर से रिश्ता नहीं बहुत ज्यादा पानी, ठीक है। इसमें चावल एब्जॉर्ब तो करती है लेकिन ऐसा सच रिश्ता नहीं, ऐसा नहीं कि पानी नीचे तक सीप हो जाएगा। चावल, गेहूं, चना, जौ की फसल और कपास की फसलें अच्छी होती है, क्योंकि लोहा है ना इसमें ज्यादा भारी वाली में, तो कपास अच्छा है, ठीक है। थानेसर में, फतेहाबाद, घग्गर क्षेत्र में सोलर नामक कठोर चीका मिट्टी पाई जाती है। तो ये आपकी ऐसी मिट्टी है जो कि भारी है, इसी का नाम डाकर है, ज्यादा भारी है। भारी तो ठीक ठाक थी, भारी तो आपकी वो जलोढ़ वाली थी जिसको आप कह रहे थे खादर और बांगर, ये आपकी कंपैरेटिवली ज्यादा भारी है। फतेहाबाद के आसपास है, जगाधरी के आसपास है, थानेसर के आसपास है, ठीक है। चिपचिपी हो जाती है बारिश में और सर्दियों में कठोर हो जाती है। इसमें आप सारी फसलें ले सकते हैं, कपास भी ले सकते हैं क्योंकि लोहा ज्यादा है।
नेक्स्ट है छठी शिवालिक, गिरिपादी और चट्टानी तल की मिट्टी। तो शिवालिक पहाड़, गिरिपाद आप समझ गए 25-27 किलोमीटर वाली, और चट्टानी तल तो ये अरावली। इसके आसपास कोई बहुत बढ़िया मिट्टी तो नहीं होगी ना, मतलब जिसमें से आप खेती करते हो। तो भुरभुरा, बलुआ पत्थर, बालू, चीका, बजरी आदि की प्रधानता होती है। आपने बजरी देखा होगा ना, जब घर बनाते हैं तो ये बजरी और ये इस तरह की चीजें यूज करते हैं। तो वो मिट्टी का ही तो प्रकार है, बस कण मोटे होते हैं उसके। तो इसमें क्या क्या है, बलुआ पत्थर है, बालू है, चीका है, बजरी, ये प्रधानता, तो थोड़ी मोटी। ये मिट्टी पंचकुला के कालका में, अंबाला के नारायणगढ़ में, नारायणपुर नहीं नारायणगढ़ होना चाहिए, यमुनानगर के जगाधरी क्षेत्रों में पाई जाती है। ठीक है, फिर इसको इन्होंने इलेबोरेट कर दिया। गिरिपादीय मिट्टी क्या होगी, जो 25-27 किलोमीटर, ये मिट्टी शिवालिक के गिरिपादीय प्रदेश में पाई जाती है। कालका और नारायणगढ़ की तहसीलों में इसको घर या कंधी मिट्टी, कल पढ़ा था ना, घर या धर, कंधी मिट्टी उसी की फैमिली में है। भाबर, घर, और एक और चीज पढ़ी थी उसमें, चो, स्थानीय भाषा में जो बड़े बड़े गड्ढे थे, तो वहीं कंधी मिट्टी याद कर लें। जैसे रोसली मिट्टी अलग अलग होती है, पूछ लें कंधी मिट्टी किसका प्रकार है, तो ये शिवालिक टाइप की मिट्टी का, गिरिपादीय मिट्टी का। फिर इसी में पहाड़ों वाली में चट्टानी तल की मिट्टी, जो चट्टानों के तल पे मिलेगी। हरियाणा के दक्षिणी भाग में अरावली पर्वत क्षेत्र में पथरीली और रेतीली मिट्टी पाई जाती है। ये मिट्टी कम उपजाऊ होती है, इसलिए यहाँ कृषि कार्य कम हो पाता है। यही तो कारण है कि खेती कम है आपके महेंद्रगढ़ साइड में। भारी मिट्टी, इस मिट्टी में सिल्ट के साथ साथ चीका भी होता है। थानेसर और फतेहाबाद के क्षेत्र में सोलर चीका मिलती है, और जगाधरी में इस मिट्टी में लोहे की मात्रा बढ़ने के कारण इसे डाकर कहते हैं। अब ये पुरानी चीजों को रिपीट कर रहे हैं, देखो जरा, ये तो मेन तो मैंने आपको पढ़ा दिया। यहाँ ये भारी मिट्टी तो रिपीट हो रही है, यहाँ तक देखो, यहाँ तक थे आपके। ठीक है, 6 प्रकार उम्मीद है तुम्हें समझ में आ गए होंगे, 2-4 बार पढ़ोगे ना तब बात बनेगी। तो मिट्टियों के कितने प्रकार डॉक्टर जसबीर सिंह ने दिए, 6 प्रकार। कौन कौन से, अति हल्की, हल्की, मध्यमा, सामान्य भारी, अधिक भारी, और गिरिपादीय, चट्टानी और पर्वतीय मिट्टी। अति हल्की की खासियत क्या है, कण असंगठित है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करते, मोटे अनाज आप पैदा कर सकते हैं, इरोजन बहुत ज्यादा होता है, यानी हवा आती है और मिट्टी के कणों को बहाकर उड़ाकर ले जाती है। ठीक है, ये कहाँ मिलेगी, जो आपकी पट्टी बिल्कुल राजस्थान के साथ है। दूसरी मिट्टी थी हल्की मिट्टी, फव्वारा सिंचाई से आप वहाँ काम कर सकते हैं, और उसमें डिपेंड करता है कि सिल्ट, चीका, मृतिका के कण किस किस रेशो में, उसी के हिसाब से अपेक्षाकृत बालू है तो बालू के कण ज्यादा है, और बलुई दोमट है तो फिर सारे बराबर के हैं। फव्वारा सिंचाई से आप उसको बेस्ट यूज कर सकते हैं। मध्यमा में बारिश अच्छी होती है तो आप उसका बेस्ट यूज कर पाएंगे, और सामान्य भारी में खादर और बांगर, तो सारी फसलें पैदा हो सकती हैं। और जो ज्यादा भारी है उसमें फिर लोहे की मात्रा ज्यादा है, उसका नाम डाकर भी है, और वो आपके कपास के लिए भी अच्छी है, और भी सारी फसलें इसमें पैदा की जा सकती हैं। गिरिपादीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, चट्टानी मिट्टी, ये बहुत उपजाऊ नहीं होती, और इसका एग्जाम्पल आपका अरावली वाला और शिवालिक वाला है। ठीक है, तो अब देखो ये सारी मिट्टियां तुम्हें समझ आ गई। अति हल्की बताया मैंने आपको, ये सब पढ़ा दिया। हल्की मिट्टी क्या होती है, बलुई दोमट या अपेक्षाकृत बालू, इसके बाद मोटी दोमट, हल्की दोमट, ये सब समझा दिया। नेक्स्ट है सामान्य भारी, खादर बांगर वाली, फिर एक है बहुत भारी, और एक क्या थी फिर इसमें, गिरिपादीय मिट्टी। ठीक है, सोलर चीका, इसके नाम पढ़ जाना जरूर। अब यहाँ से ये चीजें रिपीट की थी, ये देखो चट्टानी दल की मृदाएं हो गई थी यहाँ से। भारी मिट्टी, इस मिट्टी में सिल्ट, सिल्ट बताया ना मैं, सिल्ट, मृत्तिका, बालू, ये कण है, कण का साइज के साथ साथ चीका भी होता है। थानेसर के फतेहाबाद के क्षेत्र में सोलर चीका मिलता है। जगाधरी में इस मिट्टी में लोहे की मात्रा बढ़ने के कारण इसको डाकर कहते हैं। तो भारी मिट्टी तो थी, जो बहुत भारी मिट्टी थी उसमें लोहा ज्यादा था, उसको डाकर कहते हैं। उसमें कपास भी अच्छा होता है, बाकी चीजें भी अच्छी होती हैं। नेक्स्ट है यमुनानगर में लाल चेस्टनट मिट्टी पाई जाती है, पेपर में आ जाएगा, लाल जंगली मुर्गा कहाँ प्रसिद्ध है, तो आप कहोगे यमुनानगर के कलेसर का नेशनल पार्क इसके लिए फेमस है, जबकि इसकी ब्रीडिंग वाली जगह अलग है। मैंने आपको सब पढ़ा रखा है, इसलिए बात कर रही हूँ, ये रिवीजन चलता रहे ताकि दिमाग में। अब ये कह रहे हैं लाल चेस्टनट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, पहाड़ों में ना, तो आपके यहाँ कहाँ, यमुनानगर में। हरियाणा में यमुनानगर की मिट्टी उदासीन प्रतिक्रिया वाली मिट्टी है, जिसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी है, इसीलिए आप NPK फर्टिलाइजर्स का यूज करते हैं हरियाणा में, यूरिया, NPK, क्योंकि नाइट्रोजन भी कम है और फास्फोरस भी कम है आपके यहाँ की मिट्टी में, मतलब मोटे तौर पर। सिरसा जिले की मिट्टी का रंग कैसा है, लाल, सिरसा में लाल। लवणीय भूमि, लवणीय भूमि कल मैंने आपको पढ़ाया था ना कि आपकी सबसे बड़ी समस्या 32% ऑफ टोटल लैंड एरिया जो अवेलेबल है हमारे लिए, उसमें लवण की प्रॉब्लम है, क्षार, किसी में बेस ज्यादा, किसी में क्षार। तो इसके लिए सेंट्रल सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया गया है आपके करनाल में। ठीक है, वही है ये। तो लवणीय भूमि के सुधार के लिए नीदरलैंड की मदद से हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। तो लवण जो बहुत पूरी दुनिया में परेशानी है मिट्टी से जुड़ी, तो उसके लिए आप नीदरलैंड के साथ एक प्रोजेक्ट चला रहे हैं।
ठीक है। हरियाणा मृदा अपरदन कल मैंने पढ़ा ही दिया था, ये कंप्लीट। देखो ये पूरा लवणता क्षारीयता ये कंप्लीट पढ़ाया था, रेह कल्लर। ठीक है, तो ये टॉपिक हमारा पूरा। मिट्टियों के 6 प्रकार समझ में आए होंगे ना। मिट्टी के 6 प्रकार, अति हल्की, हल्की, मध्यमा, उसके बाद सामान्य भारी, फिर ज्यादा भारी, बहुत भारी, और फिर एक गिरिपादीय और चट्टानी और पर्वतीय। ठीक है, इसके बाद एक टॉपिक हमने अधूरा किया था कल, ये वाला देखो, कृषि। थोड़ा सा दिखा दूं मैं कल हमने क्या पढ़ा था, ताकि तुम्हें किताब से पढ़ने में भी आसान दिखे। कल हम लोगों ने खेती के बारे में बात की थी, खेती और पशुपालन। पशुपालन में ना नए आंकड़े आ गए हैं, 2019 की पशु जनगणना कर ली गई है, और वो आपके हरियाणा की 20वीं जनगणना है। इससे पहले 2012 वाली चलती थी हर जगह, लेकिन आप 2019 वाली पढ़ लेंगे, क्योंकि नए आंकड़े हैं जिसमें टोटल आंकड़े भी बदले हैं। जैसे पहले, इस बार पहली बार बिल्लियों की गिनती भी की गई। हरियाणा में टोटल बिल्ली कितनी है, किस जिले में कितनी है, लैपटॉप का, कंप्यूटर का बहुत बढ़िया तरीके से यूज किया गया। तो ये सबसे नई आपकी जो पशुओं की गणना हुई है 2019 में हुई है। ये 20वीं लाइफ स्टॉक आपका सेंसस था। लाइफ स्टॉक मतलब ये जानवर वगैरह का। ठीक है, जो किताब है ना, इनमें 19 के दिए, क्योंकि तब तक वो अवेलेबल नहीं थे आंकड़े। 19 दिन में 12 के दिए, 19 के आंकड़े मैं टाइपिस्ट को दे दूंगी कल, वो उसको टाइप कर देगी, फिर करा दूंगी। ठीक है, तो कृषि और पशुपालन कल मैंने पढ़ाया था आपको, ये कि हरियाणा में जो है कृषि वो बहुत बढ़िया इसलिए होती है क्योंकि हमारी मिट्टी बहुत उपजाऊ है। खादर बांगर हमने समझा था। फिर यहाँ 3 तरह की फसलें हमने पढ़ी थी। रबी अब इस टाइम पे चल रही है खेतों में, नवंबर दिसंबर में बोई गई, मार्च अप्रैल में काटी जाएगी। फिर मार्च अप्रैल से लगभग जून जुलाई तक के लिए जायद या जैद की फसल आएगी, खरबूजा, तरबूज, ककड़ी, खीरे, टमाटर टाइप की चीजें। फिर जुलाई में मौसम जब बदलेगा, मानसून आएगा, तो मानसूनी जिसको फसल कहते हैं, या आप जिसको कह देते हैं कि ये खरीफ की फसल है, जिसमें कि धान मेनली लगाया जाता है, वो लगाया जाएगा। तो वो कल हमने सारा पढ़ लिया था। ये देखो सब चीजें पढ़ाई थी, जलवायु, उत्तर पश्चिमी, और ये प्रमुख फसलों के बारे में हमने रबी फसलें पढ़ी थी। फिर हमने ये पढ़ा था जौ चना कहाँ कहाँ ज्यादा है, खरीफ फसलें पढ़ी थी कहाँ ज्यादा कहाँ कम, बाजरा और ये सब पढ़ लिया था, गन्ना वगैरह ना। इसके बाद हमने हाँ ये भी पढ़ लिया। देखो लास्ट जायद फसलें पढ़ाया था कल की क्लास में, लास्ट टॉपिक था। आज उससे आगे बढ़ेंगे, कृषि से संबंधित। देखो एक बार ये तुम्हें, ताकि समझ में आ जाए, ये कैसे हटेगा, चलिए देखें जरा। कल ये पढ़ा था ना लास्ट जायद वाला, कि जायद फसलें मार्च में बोकर मई जून में काट ली जाती हैं, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, भिंडी, खीरा आदि। आज इससे आगे का टॉपिक शुरू करते हैं ये, क्योंकि वहां तक का हमने पढ़ लिया था। कृषि से संबंधित केंद्र और राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। आपके देश में ना 2 तरह की सरकारें काम करती हैं, एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर। बहुत बार प्रोजेक्ट्स आपकी केंद्र सरकार लॉन्च करती है, फिर 1-2 साल बाद आपकी राज्य सरकारें भी उसको इंट्रोड्यूस कर देती हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपकी सिर्फ पर्सनल राज्य सरकार कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करती है, जो सिर्फ आपके राज्य के स्तर तक रहता है, वो पूरे देश में नहीं जाता। तो इस तरह मान लीजिए प्रधानमंत्री ने कोई लॉन्च किया, तो वो पूरे देश के राज्यों में धीरे धीरे करके 1-2 साल बाद दिखाई देगा। अगर वो 16 में कर रहे थे तो हमारे राज्य में 17-18 में आया होगा, कहीं 20 में जाएगा। तो ये 2 तरह के प्रोजेक्ट होते हैं, एक आपके पर्सनल आपकी सरकार के बिहाफ पर, और एक देश की सरकार के बिहाफ पर। आपकी सरकारें हमेशा कोशिश करती हैं, कम से कम कागजों में तो सही, कि किसानों का भला हो, चाहे रियलिटी में हो ना हो, लेकिन ऐसी कोशिश की जाती है। कभी कहते हैं बीज प्रमाणीकरण की संस्था हम बना रहे हैं, कभी कहते हैं हम किसानों को सस्ती दरों पर बिजली मुहैया करा रहे हैं, कभी कहते हैं कि उनके लिए बहुत बढ़िया जो है एमआरपी और इन सबको तय कर दिया जाएगा, एमएसपी वगैरह को। तो ये सब चीजें जो है ना, कागजों में जितनी है उतनी आपको आनी चाहिए, रियलिटी क्या है ये कोई पूछता नहीं है। तो कृषि से संबंधित हमारी सरकारों की, केंद्र की भी और राज्य की प्रमुख योजना है। एक एक करके मैं मेन बताती जाऊंगी, सुनते चलना, पढ़ते चलना, आसान दिखेगा। फसल बीमा योजना, आप सभी जानते हैं कई बार किसानों की बिल्कुल पकी हुई खड़ी फसल में आग लग जाती है। बिजली के तार हैं, ऊपर से कोई स्पार्किंग हुई, कोई पतंगा गिरा, और पूरे धान या गेहूं पूरे जल के एक खेत से दूसरे 4, 5, 6, 8 खेत ऐसे बर्बाद हो गए, पूरी पकी हुई फसल। अब उस कंडीशन में बेचारा किसान पूरे, लगा लो उसने तो पूरे 1 साल की कमाई उसकी वहीं के वहीं जल के राख हो गई। वो क्या करे, उसके लिए उसने हो सकता है लोन उठाया हो, उसने पता नहीं कितनी बार किसी किसी से मांग के ट्रैक्टर उसमें चलवाया था, जिसका कि उसको किराया भरना था, वो बीज लाया होगा, उसने पानी चलाया होगा, कितनी सारी चीजें, तो लेबर को बुलाया होगा।
अब इन सब का भुगतान कौन करेगा? तो ये फसल नुकसान तो कभी भी कैसे भी हो सकता है ना, क्या पता चलेगा। तो इसलिए जैसे इंसान के जीवन का बीमा है, ऐसे फसलों का भी बीमा है। अब ये फसलों का बीमा कौन अदा करेगा? तो कह दिया भाई मिनिमम इतने रुपए तुम इतने % जमा करा देना, जितना उसकी वैल्यू है, फिर इतने दिनों बाद अगर तुम्हारी फसल को कुछ हो गया तो सरकार आपके साथ खड़ी है। पहले देश में लॉन्च हुआ, फिर आपकी सरकार लेकर आई, ठीक है। तो उसी को पढ़ लेते हैं। फसल बीमा योजना, जैसे इंसान के जीवन का बीमा होता है, ऐसे फसल का भारत सरकार ने स्टार्ट किया। आपने नहीं, आपने तो उसको कॉपी कर लिया बाद में। भारत सरकार ने 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की अधिसूचना जारी की। हरियाणा सरकार ने 17-18 के दौरान, देश में 16 में आया, आपने 17-18 प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को लागू करने का निर्णय लिया, ठीक है। इस योजना के अंतर्गत भुगतान करने वाले प्रीमियम में किसानों को बता दिया भाई रबी की फसल के इतने % तुम्हें देने हैं, खरीफ की फसल के इतने। अगर कोई वाणिज्यिक व्यापारिक फसल है, जैसे गन्ना है, कपास है, ये खाने के लिए थोड़ी, ये तो बेचने के लिए उगाते हैं ना, इस पे इतना % आप देंगे। हरियाणा सरकार ने कपास की बढ़ोतरी के लिए कपास पे जो प्रीमियम देना था ना किसान को, वो घटा दिया। वैसे 5% था, हमारी सरकार ने कह दिया 2-2.5% तक रख लेते हैं, अच्छी बात है। तो इस योजना के अंतर्गत भुगतान वाले प्रीमियम में किसानों को रबी फसल, रबी जो सर्दियों की फसल है, नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में, यानी गेहूं के लिए 1.5%, खरीफ जो कि जुलाई अगस्त में बोई जाती है, इसके लिए 2%, और बागवानी और वाणिज्यिक, वाणिज्यिक मतलब जो व्यापार के उद्देश्य से, गन्ना इसी में आता है मेन, और कपास इसी में आता है, फसलों के लिए 5% का योगदान करना होगा। यानी किसानों को अगर वो रबी पैदा कर रहे हैं, गेहूं पैदा 1.5%, अगर वो खरीफ पैदा कर रहे हैं तो 2%। देखो ये रहा, रबी है तो 1.5% कम, और खरीफ है तो 2%, और अगर वाणिज्यिक फसल है तो 5%। इतने रुपए तुम जमा कराओ, उसके बाद बाकी सरकार की जिम्मेदारी। अगर इस खेत में आग लग गई तो इस खेत के बदले जितनी तुम्हें कमाई करनी थी वो सरकार देगी। उन्होंने बीमा कर लिया, लेकिन सबके खेतों में थोड़ी आग लगती है। आप सोचो सबने 5-5% जमा कराए, अगर 10 खेतों में लग भी गई तो सरकार ने वो सबके इकट्ठा राशि वहां दे दी। तो इससे आदमी भी टेंशन फ्री हो गया और सरकार पे भी जोर नहीं पड़ा। इसलिए किए जाते हैं ये, ठीक है। जैसे आप अपनी बाइक का बीमा कराते हैं, इंश्योरेंस कराते हैं, तो कितनी सारी बाइक होंगी देश में, कितने बाइक के इंश्योरेंस डेली होते होंगे, यानी कितने करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस होगा। तो क्या सभी बाइक्स चोरी होती हैं? नहीं ना, वो तो कभी गलती में होता है कि कोई 10,000 पे कोई एक बाइक का बीमा कंपनी को देना पड़ा, तो उन सबके पैसे जो इकट्ठे किए थे, अब वो 1 साल बाद बीमा के पैसे तुम्हें मिलते थोड़ी हैं, वो तो गए पैसे, वो तो कंपनी के पास गए। ऐसे ही लाइफ इंश्योरेंस होता है, आपने जो पैसा लगाया है वो आपको बुढ़ापे, लाइफ इंश्योरेंस में ये है बुढ़ापे में जाके मिल जाएगा, बाइक और इनके थोड़ी मिलते हैं, वो तो खत्म हो जाते हैं। ऐसे ही फसलों के हैं। पर देखो एक अच्छी चीज, तो रबी के लिए कितना था? 1.5% था ना, खरीफ के लिए 2%, बागवानी वाणिज्य के लिए 5% का योगदान करना होगा, जबकि शेष प्रीमियम का भुगतान केंद्र और राज्य सरकार करेंगे बराबर अनुपात में, ठीक है। अब मान लीजिए 1,000 रुपए की बिकनी थी, एक आइडिया, तो उसमें अगर वो बागवानी की थी तो 5%, 1,000 का जितना है, मान लीजिए 100 रुपए की, एक आइडिया छोटा था कि दिमाग में बैठ जाए, 100 रुपए की बिकनी थी, 5% किसान, तो किसान ने 5 रुपए जमा करा दे, लो जी मैंने अपने 1 एकड़ में वाणिज्यिक फसल लगा रखी है, 5 रुपए आप रख लो, मेरी बीमा हो गया, कोई दिक्कत हुई तो मुझे 100 रुपए मिल जाएंगे। अब 100 रुपए कौन देगा? केंद्र और राज्य मिलकर 95 रुपए उसको देंगे। अगर आग लगी तो, नहीं लगी तो उसके 5 रुपए सरकार के पास गए। अब वो क्यों सेफ है? क्योंकि 5 के बदले क्या पता आग लग जाए, 5 ही तो गए, मिल गए 100 रुपए। और क्यों अनसेफ है? अनसेफ नहीं है सच, लेकिन 5-5-5 कितनी दुनिया ने जमा कराए। तो उस तरह देखें तो ये शेयर जो है ना, रिस्क जो है वो बट गया, इसलिए फायदा है। नेक्स्ट देखें, राज्य सरकार, आपकी हरियाणा सरकार ने किसानों से वाणिज्यिक फसल कपास पर 5% प्रीमियम के स्थान पर 2% प्रीमियम लेने का निर्णय किया, ताकि कपास की बढ़ोतरी की जाए। कपास आपका सबसे ज्यादा कहाँ होता है? सिरसा में। 2 तरह का कपास है, अमेरिकन कपास रेशा और एक अपना देसी। देसी की क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं होती ना, वो लंबा होता। अमेरिकन कपास की जो रेशा है ना, वो लंबा होता है। ये कल मैंने बताया था आपको। मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य क्या है? मिट्टी का स्वास्थ्य। मिट्टी का स्वास्थ्य कैसा? जैसे इंसान का स्वास्थ्य कब ठीक होता है? जब उसकी बॉडी में विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक सब कुछ ठीक ठाक हो। ऐसे ही मिट्टी भी तब ठीक होती है जब उसमें कैल्शियम, फास्फोरस, नाइट्रोजन, जितनी चीजें चाहिए वो सब हो। अगर उसमें कमी आ गई तो मिट्टी में कमी आ गई, और मिट्टी में कमी आ गई तो फसलें खराब होंगी, कभी गन्ना खराब होगा, कभी धान खराब होगा। देखा होगा ना, बहुत बार इनमें रोग लग जाते हैं, तो बहुत बड़ा कारण यही है। इसके लिए किया गया मृदा स्वास्थ्य प्रबंधन। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना की शुरुआत 2015 को प्रधानमंत्री ने राजस्थान से की। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य मिट्टी में पोषक तत्वों की कमी का समाधान और मिट्टी परीक्षण पर आधारित पोषक प्रबंधन को बढ़ावा देना। तो जैसे शरीर में कमी आती है, ऐसे मिट्टी में भी
कमी आ जाती है और उस मिट्टी की कमी को ठीक करने के लिए मृदा प्रबंधन किया जाता है। यानी मिट्टी के स्वास्थ्य के प्रबंधन के लिए आपके पीएम ने राजस्थान के सूरतगढ़ से लॉन्च किया कि भाई मिट्टी के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखो, जब मिट्टी ठीक होगी तभी तो फसलें अच्छी होंगी, तो इसके लिए दिया ये। ठीक है, इसमें क्या किया, चरण बताए हैं, इतने पुराने चरण कोई नहीं आएंगे, ये अब चल ही रहा है। मौसम आधारित फसल बीमा योजना। मौसम आधारित क्या होती है, ये कहा गया कि भाई जैसे रबी है तो उसका मौसम अलग है, खरीफ अलग है, तो मौसम पे आधारित बीमा हम करेंगे, जिस फसल की जैसी ऐसी इंपॉर्टेंस होगी उसके हिसाब से बीमा करते रहेंगे। तो 9-10 पुरानी बात हो गई। रबी फसल के दौरान सबसे पहली बार रबी के लिए यानी गेहूं के लिए, तो रबी फसल के दौरान राज्य में पहली बार मौसम आधारित फसल बीमा योजना लागू की गई, राज्य के 12 जिलों में चल रही है। तो पूछ लेंगे मौसम आधारित फसल बीमा योजना सबसे पहले किस फसल के लिए लागू की गई, खरीफ, जायद या रबी, तो आप कहोगे रबी, और रबी में गेहूं के लिए। ठीक है, ये योजना पैदावार मानकों पर आधारित ना होकर मौसम पर आधारित है कि भाई मौसम अच्छा है बुरा है, जैसे वर्षा, तापमान, शुष्कता आदि पर आधारित है। धान और गेहूं इस योजना की प्रमुख फसलें हैं। धान पे पहले आई या गेहूं, पहले रबी पे आई, तो पहले गेहूं के लिए आई। इसमें ये नहीं फर्क पड़ता कि प्रोडक्शन कितना हुआ, इसमें ये देखना है कि बारिश तो नहीं होगी, मानसून कैसा रहा, टेम्परेचर कैसा रहा। ठीक है, विनिर्मित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना, इसमें वही है कि गेहूं धान का बीमा कर दो ताकि अगर कहीं कोई गड़बड़ हो तो भी किसान सेफ रहें, सेम ही है ये योजना पहली बार करनाल और कैथल जिलों में लागू की गई, परंतु बाद में इसे रोहतक और जींद में भी कार्यान्वित किया गया। इसमें 40 से 75% तक अनुदान दिए जाने का प्रावधान है। इसमें गेहूं और धान को शामिल किया गया कि गेहूं और धान का जो है बीमा रखो ताकि कोई भी दिक्कत हो जाए तो किसान को भूखा ना मरना पड़े। ठीक है, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, हमारी खेती के दौरान बहुत सारी चीजें जो है ना वो नुकसान में आती हैं। जैसे जब खेती की जाती है तो सिंचाई के लिए पानी एक जगह ट्यूबवेल लगाया और मान लीजिए उसके 5 एकड़ के बाद छठे एकड़ में पानी पहुंचाना है, तो वो क्या करेंगे, इन 5 खेतों के बीचों बीच में से, देखा होगा ना आपने, सबको पता होगा कैसे वो लोग उसको एक बड़ा सा नाला टाइप बना लेंगे और उसमें से पानी को चलाएंगे। अब उन 5 एकड़ जमीन क्रॉस करके छठी एकड़ में जाके पानी को पहुंचाना है, तो उस पानी को देखो कितना धीरे धीरे जाएगा, और उस इतनी लंबे जो वो खोद दिया उसने वहां तक ले जाने के लिए मिट्टी में, वो कितना पानी उसने एब्जॉर्ब कर लिया। और जिसको नहीं चाहिए था पानी, उस फसल तक भी कितनी बार पानी टूट गया, कभी ऐसा सुना है ना आपने, कितनी बार आप लोग जानते भी हैं, पानी बिना बात भी नुकसान में जाता है। जिस फसल को नहीं चाहिए था पानी, वहां पानी भर गया, फसल भी बर्बाद हुई, पानी वेस्ट हुआ। तो सरकार ने कहा भाई थोड़े प्रोजेक्ट इस तरह के चलाओ कि लोगों को एक जगह से दूसरी जगह पानी ले जाने में दिक्कत ना आए। तो प्लास्टिक के पाइप्स बिछाने का प्रावधान, आजकल आप देखते होंगे गाँव में प्लास्टिक के पाइप्स बिछाए जा रहे हैं। ऐसे ही कहा कि बीज अच्छी क्वालिटी का यूज करना चाहिए, बिजली उनको टाइम टू टाइम मिलती रहे जब जरूरत हो। तो इस तरह की कुछ बेसिक चीजें हैं जिस पे सरकार काम कर रही है। अब ये कह रहे हैं राष्ट्रीय कृषि विकास, तो देश के लिए है, आपके अकेले की नहीं है। ये योजना केंद्र और राज्य के मध्य 60-40 के अनुपात की भागीदारी, कि 60% योगदान हम देंगे, मतलब पैसे का 40% राज्य लगा लेगा, तो क्रियान्वित है। राज्य में ये योजना 2007-8 में शुरू की गई। इस योजना के अंतर्गत किसानों को क्या सुविधा दी, पहला, भूमिगत पाइपलाइन प्रणाली बिछाने के लिए सहायता, तो राज्य सहायता करेगा भूमिगत अंडरग्राउंड में पानी के लिए ले जाने के लिए, पाइपलाइन बिछाने के लिए। फव्वारा सिंचाई प्रणाली लगाने के लिए सहायता मिलेगी, तो फव्वारे में भी तो वही पाइप लगते हैं ना, बिछते हैं और फव्वारा लगता है, इसके लिए सहायता करेंगे। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए अनुदान पर बीज आपूर्ति की जाएगी, यानी सब्सिडी पे अच्छी क्वालिटी के सीड्स मुहैया कराए जाएंगे। सीड्स का भी तो योगदान होता है, घटिया बीज होगा तो फसल खराब होगी, बीज अच्छा होगा तो फसल बढ़िया होगी। और बीज अच्छा खराब कैसे होता है बहुतों को तो पता ही नहीं होगा। हर एक दाने का मॉइस्चर का कंटेंट सही होना चाहिए, अगर वो कम है तो फसल अच्छी नहीं होगी, अगर वो ज्यादा है तो फसल अच्छी नहीं होगी। मेरे ख्याल 14% के आसपास की बात जो मुझे याद है, जो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, कि 14% मॉइस्चर होना चाहिए, उससे कम और ज्यादा। अब जैसे हमारे यहाँ बेचारे किसान गरीब हैं, पढ़े लिखे उतने होते नहीं, उनको पता नहीं है, वो अपने गेहूं को स्टोर करके रख लेते हैं, उन्हें पता ही नहीं कि उसका मॉइस्चर उड़ गया, मॉइस्चर उड़ के इतना कम हो गया कि जब वो खेत में उसको डाल रहे हैं तो आने वाली जो फसल होगी वो उतनी बढ़िया नहीं हो पाएगी। तो इन सब के बारे में भी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, तो अनुदान पर बीज, उन्नत कृषि कार्यों का प्रभाव दर्शाने और जागरूकता लाने के लिए प्रत्येक जिले में एक आदर्श कृषि ग्राम विकसित, कि हर एक जिले में आदर्श कृषि ग्राम, की जहाँ पे खेती को लोग आदर्श माने और दूर दूर से लोग उनको देखने आए कि यार देखो कितनी बढ़िया खेती कर रहे हैं, ऐसा हमारी सरकार का प्रोजेक्ट। तो अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछवा दो और अच्छी क्वालिटी के बीज मुहैया करा दो, मतलब बेसिक चीजें हैं कि जिनसे किसान जो है अच्छी फसल ले सके। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, देश के लिए है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, ताकि लोगों को
गेहूं और दाल को इसमें मेन कंसीडर किया ताकि लोगों को एक सुरक्षा मिली रहे, खाने की गारंटी मिल रहे इसके बढ़ोतरी के लिए। 2007-8 में राज्य में केंद्र प्रायोजित यानी पैसा केंद्र लगा रहा है राष्ट्रीय सुरक्षा मिशन चालू है। इसके अंतर्गत 2 फसलें गेहूं और दालों को शामिल किया गया। पेपर में आ जाएगा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की 2 मुख्य फसलें, पहला ऑप्शन गेहूं चावल, दूसरा चावल दाल, तीसरा गेहूं दाल, चौथा सब्जी और फल। तो जिसने पढ़ रखा है उसको पता है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का टारगेट है दाल और रोटी यानी गेहूं और चावल। ठीक है, अभी हम पढ़ रहे थे रबी और खरीफ की फसलों के लिए अलग अलग, वो अलग बात थी, ये अलग बात है, कहीं इकट्ठा कर डालो। तो गेहूं और दाल के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा, भाई गेहूं और रोटी और दाल याद कर लो ना, गेहूं और दाल के लिए। राज्य के 7 जिलों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में गेहूं के अंतर्गत शामिल किया गया और दालों के लिए 5 जिलों को। ठीक है, हरियाणा में कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं, वो तो प्रोजेक्ट्स थे, एक बार फिर पढ़ोगे ना पीडीएफ में फिर आसान दिखेंगे। अब ये कह रहे हैं कि हरियाणा में कृषि से संबंधित प्रमुख संस्थाएं कौन सी हैं, कोई बीज के लिए काम कर रही है, कोई सिंचाई के लिए काम कर रही है, कोई मंडियों के लिए काम कर रही है, तो उनके बारे में पढ़ेंगे। पहला, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था। अभी मैंने एग्जाम्पल दिया कि बीज की क्वालिटी बहुत मैटर करती है, आम किसान को ये पता ही नहीं होता। बीज की क्वालिटी अच्छी होगी तभी अगली फसल भी अच्छी होगी। अब बीजों का प्रमाणीकरण, भाई ये ठीक बीज है कि नहीं है इस इलाके में। जैसे जब हरित क्रांति आई थी तो बीजों के ऊपर तो बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया था ना, हाई यील्डिंग वैरायटी के बीज डाले गए थे और वो बाहर स्पेशल तरीके से तैयार किए गए थे, ऐसे नहीं नॉर्मल गेहूं डाल के हरित क्रांति आई, नहीं, हाई यील्डिंग वैरायटी। मैं आपको बता दूं, आप लोग अपने घर में जो बड़े बूढ़े हैं उनसे पूछना, एक दौर था जब इंडिया गेहूं में डिपेंडेंट था अंग्रेज इसके अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका से इतना गंदा गेहूं यहाँ भेजा था, लाल गेहूं बोलते थे उसको, हमारी दादी वगैरह के टाइम के लोग बताते थे कि इतना घटिया गेहूं था वो, लाल रंग का छोटा सा दाना, बहुत मोटा छोटा दाना लाल रंग का, लाल गेहूं अमेरिका हमारे यहाँ वेस्टेज की तरह दिया करता था और हम उसकी तरफ आंख उठा के बैठ रहे थे कब वहां से गेहूं आएगा और हमारा पेट भरेगा। तभी तो हमने हरित क्रांति को जन्म दिया, यही कारण है, क्योंकि पेट नहीं भरता था, भूखे मरते थे भारत के लोग। मिट्टी उपजाऊ सबसे ज्यादा, दुनिया के सबसे ज्यादा प्रोडक्शन करने की लायकियत रखने वाले देश की मिट्टी, और जनता यहाँ भूखी मरती थी, तभी हरित क्रांति में हाई यील्डिंग वैरायटीज का यूज किया गया। ये सब बातें 1966 के बाद की हैं, तो आपके यहाँ भी बीज प्रमाणीकरण के ऊपर काम हुआ होगा, तभी की बात कर रहे हैं ये। तो हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था ये बीज के प्रमाण को करेगी। इस संस्था की स्थापना बीज अधिनियम 66 की धारा 8 के अंतर्गत राष्ट्रीय बीज परियोजना और रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज एक्ट 1860, ये आपने बहुत बार पढ़ा होगा, सोसाइटी एक्ट 1860, इसके अधीन 1976 में एक स्वतंत्र संस्था यानी हरियाणा बनने के 10 साल बाद हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था बनी। हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था 1976 में बनी। ठीक है, 1976, अब ऐसे सन आ जाते हैं बहुत बार। काम क्या होगा, बीज से जुड़ा। इसका मुख्य कार्य बीज अधिनियम 66 की धारा 5 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई फसलों के बीजों या जातियों को निर्धारित मानकों के अनुसार प्रमाणित करना है। यानी बीज ठीक है कि नहीं है, क्वालिटी वाइज इस चीज को प्रमाण देती है ये उसका स्टैंडर्ड मेंटेन करती है, और ये आपके हरियाणा बनने के 10 साल बाद बनी हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था, बीज प्रमाणीकरण। नेक्स्ट देखें, हरियाणा भूमि सुधार और विकास, पहले भूमि सुधार होता है फिर बीज डलता है, ये 74 में बना था, और बीज प्रमाणीकरण 76 में, ऐसे ही याद करना, पहले भूमि सुधार फिर प्रमाणीकरण। हरियाणा भूमि सुधार विकास निगम लिमिटेड की स्थापना 74, तो पहले भूमि का सुधार होगा, इसके 2 साल बाद आपकी बीज प्रमाणीकरण की संस्था। ठीक है, तो पहले भूमि सुधार फिर बीज प्रमाणीकरण। देखें 74 में की गई। निगम का मुख्य कार्य क्या है, अब देखो भूमि सुधार है ना, कल हमने पढ़ा था कल्लर या रेह, याद है आप लोगों को, जिंक डालते हैं ऐसी मिट्टी में, क्योंकि उसमें जब पानी इवेपोरेट होता है तो मिट्टी के ऊपर एक वाइट सी परत बिछ जाती है, इसको बोलते हैं रेह या कल्लर, तो उसके लिए काम करती है ये। क्या कह रहे हैं, मुख्य कार्य है कल्लर भूमि का सुधार, कृषि उत्पादों की बिक्री और प्रमाणित बीज तैयार करना। तो पहले मिट्टी है, फिर मिट्टी के बाद बीज के ऊपर प्रमाणीकरण के लिए 2 साल बाद अलग से काम हुआ, तब इसका काम था ये सारा। निगम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, राष्ट्रीय मिशन ऑयल सीड और ऑयल पाम, और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जिसमें कि दाल और रोटी, गेहूं और दाल की बात करते थे, के अंतर्गत किसानों को जिप्सम, अगर किसी भी मिट्टी में रेह या रेही ज्यादा है ना तो उसमें जिप्सम डाल दो, मिट्टी ठीक हो जाएगी, जिप्सम से मिट्टी की प्रकृति बदल जाएगी। को जिप्सम 50% अनुदान पर उपलब्ध कराता है, तो किस परेशानी से दूर कर देता है हमें ये, कल्लर भूमि जिसमें कि रेह ज्यादा थी, ठीक है, वो वाइट वाइट सी परत, तो कल्लर भूमि को ठीक करने के लिए जिप्सम प्रोवाइड कराता है ये। देखो ये रहा जिप्सम।
अनुदान पर, मतलब 50% सब्सिडी। बागवानी, हरियाणा सरकार लगातार कह रही है कि धान बेशक घटा दो, बागवानी की तरफ बढ़ो। बागवानी हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी भी आपके यहाँ है, किसके नाम पर? महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर, ये हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी है आपके करनाल में। हॉर्टिकल्चर से क्या फायदा होगा? बाग लगाने से ना, जैसे लॉन्ग रन में बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत कमाई होती है अगर आपके बाग की क्वालिटी अच्छी है। अगर आप वहाँ पे जो है अमरूदों का बाग लगा दें, आप आम का बाग लगा दें, या आप संतरे का, या जो भी यहाँ पैदा हो सकता है उसका बाग लगा दें। तो बागों के लिए बागवानी मिशन हमने चलाया कि बाग लगाओ, ठीक है। हरियाणा भारत में बागवानी क्षेत्र में उभरता हुआ अग्रणी राज्य है। अभी हम चाह रहे हैं 15% अपनी भूमि पे बाग लगा लें। पोषण सुरक्षा के लिए बागवानी प्रमुख विविधीकरणीय गतिविधि है। अगर आप बाग लगा रहे हैं, बाग के बीच में भी फसल पैदा की जाए, क्योंकि एक पेड़ से दूसरे पेड़ के बीच में काफी अंतर होता है, तो बहुत सारी फसलें आप वहां भी ले सकते हैं। ये लॉजिक है कि बाग भी लगा लो, फसल भी पैदा कर लो। तो राज्य में अधिकांश प्रकार के फल, सब्जी, मसाले, मशरूम और फूलों की खेती की जाती है। कुल बागवानी क्षेत्र का जो टोटल बागवानी है, 85% में सब्जी और शेष में फल और मसाले आदि की खेती की जाती है। टोटल आपका बहुत कम है, उस टोटल के 85% में आप क्या करते हैं? सब्जी, और बाकी में फल और मसाले। तो बहुत फल और मसाले यहाँ कहाँ होते हैं? ये मैप्स जो है ना, मैं आपके उसमें डाल दूंगी, पीडीएफ में डलवा दूंगी, इसको उससे ही पढ़ लेना। ये वही लिखा है जो मैंने पढ़ा है ना, 2 प्रकार की कपास पैदा होती है, फिर ये मोटे अनाज बता रखा है, कपास का सर्वाधिक बता रहे हैं सिरसा में। ये थोड़ा सा क्लियर कम होगा, आप इसको फोन में देखेंगे, सब कुछ मैंने बताया है आपको। अब ये क्या कह रहे हैं? आर्थिक सर्वेक्षण 18-19 के अनुसार राज्य में 5.29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र बागवानी फसलों, आप 5.5 लाख याद कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। 5.5 लाख हेक्टेयर जमीन आपकी बागवानी के अंडर कवर है, और हरियाणा के सकल फसल क्षेत्र का 8% है। तो लगभग 5.5 लाख हेक्टेयर आपके टोटल बागवानी कवर कर जाता है, बागवानी की फसलें, जिसमें आप 85% में सब्जी लगाते हैं और 15% में मसाले और फल, ठीक है। ये हरियाणा के सकल जितना टोटल क्षेत्रफल है आपका अवेलेबल, उसका 8% है। 7-8% टारगेट कर रहे हैं, 15% बना दें। केला और सेब का अग्रणी उत्पादक जिला आपका फतेहाबाद है। आपके यहाँ केला बहुत ज्यादा नहीं होता, ना ही सेब, लेकिन फिर भी हमारे में नंबर 1 है फतेहाबाद। फतेहाबाद जहाँ जंगल सबसे कम है प्रतिशतता में 0.71, वहाँ केला और सेब है। ऐसा नहीं कि सेब के क्या करें, बाग ही बाग है, लेकिन सेब और केले की बागवानी के रूप में खेती जो की जा रही है, नंबर 1 आपका वो फतेहाबाद है। हरियाणा में सर्वाधिक आम की खेती की जाती है। फलों में आप नंबर 1 किसमें है? आम आपके यहाँ सबसे ज्यादा। और राज्य में अग्रणी उत्पादक जिला यमुनानगर है। ये आंकड़े साल दर साल बदल सकते हैं। इससे पिछले साल जब मैं पढ़ाती तो मैं अंबाला को नंबर 1 बताती थी, लेकिन अब अगर आप चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा आम अंबाला सेकंड नंबर पर है, फर्स्ट नंबर पर यमुनानगर है। ये आंकड़ा हो सकता है 2022 में फिर बदल जाए। ये हमेशा डिपेंड करते हैं टोटल प्रोडक्शन कितना लिया किसी भी जिले से। तो आज की डेट में अगर क्वेश्चन आता है तो आपको टिक करना है कि नंबर 1 आपका यमुनानगर है, नंबर 2 पर आपका अंबाला है। पहले नंबर 1 अंबाला हुआ करता था। हल्दी में भी नंबर 1 आपका यमुनानगर है, ठीक है। बागवानी केंद्र बहुत इंपॉर्टेंट, छोटे छोटे एक एक नंबर के क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में एचएसएससी ने पूछे हुए हैं। सब्जी उत्कृष्ट, उत्कृष्ट होता है बेस्ट, उसके ऊपर काम करना पड़ता है। तो सब्जी उत्कृष्टता केंद्र आपका घरौंडा में है, करनाल में। सब्जी उत्कृष्टता केंद्र घरौंडा करनाल। बागवानी उत्कृष्टता केंद्र आपका मंगियाना सिरसा में है। तो अगर पूछे बागवानी तो मंगियाना, और सब्जी पूछे आपकी तो घरौंडा। उप उष्ण इकट्ठा करोगे उपोष्ण कटिबंधीय फल केंद्र आपका लाडवा में है। फल के ऊपर बात आएगी तो लाडवा कुरुक्षेत्र। सब्जी आएगी तो करनाल वाला घरौंडा। और अगर पूछेंगे बागवानी तो आप कहेंगे मंगियाना, ठीक है। बागवानी मंगियाना, सब्जी घरौंडा, और अगर पूछ रहे हैं उष्ण कटिबंधीय फल केंद्र तो लाडवा। फिर एकीकृत मधुमक्खी पालन केंद्र है आपके कुरुक्षेत्र में, शाहबाद में। मधुमक्खी पालन शाहबाद। आलू प्रौद्योगिकी केंद्र नीलोखेड़ी करनाल। करनाल में अभी देखना घरौंडा में भी था, ये देखो ये रहा। सब्जी उत्कृष्टता भी घरौंडा में था, और आलू भी सब्जी का प्रकार है, ये भी करनाल के नीलोखेड़ी में। तो अगर सब्जी आया तो घरौंडा और आलू आया तो नीलोखेड़ी, दोनों कहाँ हैं? करनाल में। नेक्स्ट है फूल उत्कृष्टता केंद्र, ये भी घरौंडा। तो सब्जी भी घरौंडा और फूल भी घरौंडा। नीलोखेड़ी में क्या था आपका? आलू, सब्जी का ही पार्ट आलू है। और कुरुक्षेत्र में भी है फूल उत्कृष्टता। एक बार दोबारा देख लो, सब्जी उत्कृष्टता पूछेंगे तो घरौंडा, आलू पूछेंगे प्रौद्योगिकी तो भी घरौंडा, सब्जी आलू दोनों घरौंडा, ठीक है। बागवानी पूछेंगे तो मंगियानी,
बागवानी, मंगीयाना एक जैसे लग रहे हैं। और फल पूछेंगे तो आपका लाडवा। नेक्स्ट है आपका मधुमक्खी तो शाहबाद। ठीक है, इसको तुम भूल जाओगे, इसका ट्रिक सुन लो। सब्जी घरौंडा, एक तो याद रह ही जाएगा घरौंडा, यहीं पे आलू का भी है घरौंडा। बागवानी में 4 अक्षर है, मंगीयाना में भी 4 अक्षर है, बागवानी। फल जो है ना, फल वो लाडले बच्चे को खिलाए जाते हैं, लाडले, तो उससे लाडवा, फिर भूलोगे नहीं। एकीकृत मधुमक्खी, मधुमक्खी से शहद मिलता है, देखो शहद जैसा लग रहा है, शाहद, बाहर हटा दो ना शहद, तो मधुमक्खी जहां आए वो शाहबाद में आएगा। अगर ऐसे नहीं सुनोगे तो बाद में बहुत एक जैसे दिखते हैं, याद नहीं आते। मधुमक्खी है तो शहद, फल है तो लाडले बच्चे को तो लाडवा, बागवानी है तो मंगीयानी या मंगीयाना, और सब्जी है तो घरौंडा, आलू का भी घरौंडा। सब्जी घरौंडा, आलू घरौंडा, मंगीयाना में बागवानी का उत्कृष्टता केंद्र है, लाडले बच्चे को फल खिलाते हो, और शहद शाहबाद में आपका मधुमक्खी वाला है। ठीक है, आलू है तो फिर करनाल है ही, और अच्छा ये घरौंडा नहीं, सॉरी, करनाल का नीलोखेड़ी। और फूल है तो घरौंडा, फूल और घरौंडा और कुरुक्षेत्र दोनों में है। ठीक है, मेन जो आता है ना पेपर में, एक तो मधुमक्खी का आ जाता है बहुत ज्यादा बार, एक फल का, एक सब्जी का, ये 3 ज्यादा आते हैं। 2-3 बार और पढ़ लेना, याद हो जाएंगे। फल, सब्जी, मसाले और फूल के प्रमुख उत्पादक जिले, इनमें 3-4 इंपॉर्टेंट है, सारे नहीं, सारे तो सिर्फ रीड करने होते हैं, लेकिन याद करने होते हैं कुछ, जिनके बारे में बता दूंगी। आम बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार आ चुका। पहले आम में नंबर 1 था अंबाला, लेकिन अब आम में नंबर 1 है आपका यमुनानगर, सेकंड नंबर है अंबाला का। बिल्कुल ठीक लिखा है, पहले फर्स्ट सेकंड थे, अब ये फर्स्ट सेकंड है। ठीक है, अमरूद नहीं पूछेंगे, सिर्फ पढ़ लेते हैं। करनाल, सोनीपत वगैरह हर जगह होता है अमरूद, अमरूद कोई बहुत ऐसी चीज नहीं है। पपीता भी बहुत सारी जगह लग जाता है, बेर भी आपकी हर जगह लग जाते हैं, खासकर पानी जहाँ कम है वहां तो हो ही सकते हैं। आंवला भी आपके पूरे हरियाणा में कहीं भी पैदा हो जाता है। आलू आपका कुरुक्षेत्र में, अभी हम पढ़ रहे थे, देखो आलू का करनाल, और ये देखो ये रहा आलू, तो करनाल। अच्छा, ये फूल का था कुरुक्षेत्र और करनाल में, तो आलू भी इसके मतलब सारे में ही है, देखो ना, करनाल भी है, अंबाला भी है, यमुनानगर भी, कुरुक्षेत्र भी। तो ये मान के चलो कि आलू तो आप सोनीपत में लगाओगे, यहाँ भी हो जाता है पानीपत में, इसलिए ये नहीं आएंगे। लेकिन आम की सर्वाधिक पूछी जाती है, आगे भी पढ़ेंगे, कुछ और भी आएंगे। प्याज भी सारे में नहीं आएगी, अंबाला वगैरह। फूल गोभी भी कई जगह है। कुकर बिट्स ये पूछ लेते हैं कई बार, ये कद्दू को बोलते हैं, तो बच्चा सोचता है पता नहीं क्या है, कुकर बिट्स कद्दू को बोलते हैं, कद्दू है ना, पेठा जिसको बोलते हो, ये तो कुकर बिट्स सबसे ज्यादा आपके करनाल का क याद कर लो। ठीक है, बाकी ये तो कहीं पैदा हो जाता है। हल्दी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा बार आ चुका है एचएसएससी में। हल्दी को टर्मरिक भी बोलते हैं, टर्मरिक। ये नंबर 1 है आपका यमुनानगर, यमुनानगर, अंबाला, कुरुक्षेत्र, ऊपर की बेल्ट में हल्दी है। अंबाला यानी यमुनानगर ना 2 चीजों में नंबर 1 हो गया अब तक के टेबल में। किस में? एक आम में और एक हल्दी में, टर्मरिक में। बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों पूछे जाते हैं। मिर्च नहीं पूछी जाती, यमुनानगर करनाल सब जगह होती है। लहसुन भी सारी बेल्ट में है, गुलाब भी हर जगह है, गेंदा भी। ग्लेडियोलस ये पूछा जाता है, हरियाणा में सबसे ज्यादा जो फूल की खेती की जाती है, फूलों के प्रकार है ना, वो सबसे ज्यादा ग्लेडियोलस की खेती की जाती है। ग्लेडियोलस फूल आप समझ लीजिए, जो आपने बुके देखे होंगे ना, उसमें एक तो गुलाब लगता है, एक पीछे नहीं लगता सफेद सफेद और पीले पीले रंगों के, ऐसे लंबी सी डंडी होती है, उससे फ्लावर्स होते हैं, वो ग्लेडियोलस का फ्लावर है। सबसे ज्यादा सोनीपत में है, देखो ये रहा ग्लेडियोलस सोनीपत में। तो ग्लेडियोलस फूलों में, बुके में यूज होता है, ये सोनीपत में है। कुकर बिट्स जिसको आप कद्दू कहते हैं, करनाल में है वो। और सबसे ज्यादा आपका हल्दी और आम पूछ ले तो पहला नंबर यमुनानगर का, सेकंड नंबर अंबाला का। ये इंपॉर्टेंट में है, पढ़ने सारे चाहिए लेकिन वो इस तरह नहीं, ये आने वालों में से है। अच्छा, इसमें एक मेहंदी मैंने नहीं लिखी, मेहंदी भी कई बार आती है, मेहंदी को हिना बोलते हैं, वो सबसे ज्यादा आपके फरीदाबाद में है। तो मेहंदी या हिना फरीदाबाद में। अगर पूछे हल्दी तो यमुनानगर में, आम कहें तो भी यमुनानगर में, कुकर बिट्स कहें, अगर कद्दू कहें तो आपके करनाल में, और सोनीपत में फ्लावर कौन सा? ग्लेडियोलस। ग्लेडियोलस सबसे ज्यादा यहाँ पैदावार होती है। ठीक है, बागवानी से संबंधित प्रमुख योजनाएं क्या है? भाव, अब जैसे बागवानी में किसानों ने कहा हम पैदा तो कर लें, पर हमारे बागों में जो हम पैदा कर रहे हैं इसका भाव हमें नहीं मिला तो हम तो फंस जाएंगे। मान लीजिए हमने यहाँ कुछ लगा लिया और वो बिका नहीं मार्केट पे, तो हमारी तो फसल बर्बाद। तो सरकार ने कहा हम एक काम करते हैं, अगर आपका भाव आपको नहीं मिलता तो जितना मिल रहा है और जितना मिलना चाहिए, मान लीजिए आपको 10 रुपए मिलने चाहिए, मार्केट से मिल रहा है आपको 6, 4 रुपए का अंतर हम भरेंगे, सरकार कह रही है हम भरेंगे। तो यही है भावांतर भरपाई योजना, बागवानी से जुड़ी। हरियाणा सरकार द्वारा प्रारंभ की गई भावांतर भरपाई योजना 2018 से प्रभावी हुई है 2 साल पहले। इसका मुख्य उद्देश्य बाजार में बागवानी उत्पादों की कम कीमत, भाई डर लगता है ना नई चीज पैदा करे ना बिके, इसके जोखिम को कम करना
और कृषि में लोग अलग अलग तरीके से खेती करें, विविधीकरण के लिए किसानों को प्रेरित करना। तो भावांतर भरपाई योजना, पीछे इसमें टमाटर और इनको भी, प्याज को भी इंक्लूड किया गया था। ये मेनली बागवानी में, भाई आप जोखिम ले रहे हो तो अगर कोई कमी रह गई, आपको भाव नहीं मिला, तो वो सरकार आपको देगी। लेकिन फिर इसके लिए ना लिस्ट बना दी सरकार ने कि सिर्फ इनकी भावांतर करेंगे, हर चीज का नहीं करेंगे। बागवानी विजन दस्तावेज, अब कह रहे हैं कि बागवानी का विजन एक बना रहे हैं कि आने वाले 10 सालों में, 15 सालों में बागवानी में जो आज आपकी सिर्फ कुछ हेक्टेयर है ना एरिया, और उसके 85% पे आप सब्जी लगा लेते हैं, फिर जो बच गया उस पर फल और ये सब लगाते हैं, तो कह रहे हैं हम उसके पोर्शन को टोटलिटी में बढ़ाएंगे। हम कोशिश करेंगे टोटल हरियाणा के 15% हिस्से पर बाग लगे फल और सब्जियों के। तो क्या कह रहे हैं, ये विजन है हमारा, मतलब दूरदर्शी हम एक प्लान बना रहे हैं। हरियाणा सरकार ने अगले 15 वर्षों में बागवानी के क्षेत्र को 2 गुना और उत्पादन को 3 गुना, तो जितना आपका 7-8% तो था, अभी 8 पॉइंट कुछ परसेंट, तो आप लगा लो उसको हम दुगुना करने वाले हैं, और प्रोडक्शन को 3 गुना करने के लिए वर्ष 2030 तक, यानी अगले 10 सालों में बागवानी विजन तैयार किया है। इस परिकल्पना के अनुसार वर्तमान में बागवानी के अंतर्गत कुल कृषि क्षेत्र को 7.5 के स्थान पर 15% लाया जाएगा, दुगना कर देंगे। कहीं ये 7.5 लिखा है, कहीं 8% तक भी लिखा है, तो आप ये लगा लो कि 15-16 टोटल जितनी आपकी जमीन है जिसपे खेती करते हैं, उसके 15 से 16% हिस्से पर आप बागवानी का प्रोजेक्ट चाह रहे हैं सरकार 2030 तक। अगर इसमें हमें डर लगा, हम एक जोखिम है, तो कह रहे हैं हम भावांतर भरपाई योजना के तहत आपको कवर करेंगे, आपके भाव को पूरा देंगे। लेकिन अब बात यह है ना, वो भाव कहने में देना और असलियत में मिलना 2 अलग बातें हैं। चलिए, बागवानी फसलों में अनुसंधान गतिविधियों को बढ़ावा, कि भाई रिसर्च करो यहाँ क्या, और अब खुद सोचो कि सेब कोई ऐसा फल हमें नहीं लगता ना कि हरियाणा में, लेकिन सेब और केले में आपका नंबर 1 फतेहाबाद है। धीरे धीरे लोग ना गाँव में भी बाग लगाने लग गए। तो क्या कह रहे हैं, बढ़ावा देने के लिए सरकार ने करनाल में बागवानी यूनिवर्सिटी की स्थापना कर दी। वहाँ स्टूडेंट्स पढ़ेंगे, तो जो यहाँ के बच्चे पढ़ेंगे तो उनको चीजें समझ में भी तो आएंगी ना, फिर उसका फायदा यहाँ के लोगों को मिलेगा। क्या नाम रखा है इस बागवानी यूनिवर्सिटी का, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी, महाराणा प्रताप हॉर्टिकल्चर बागवानी विश्वविद्यालय। ठीक है। नेक्स्ट है पशुधन हरियाणा, ये पुराना है, मैं इसको नहीं कराऊंगी। देखो पशुगणना जनगणना थी ये 2012 की, अब 2019 में नया लाइवली स्टॉक सेंसस आ गया, नई पशुगण जो गिनती की गई पशुओं की, उसके आंकड़े आ गए, और ये पेपर में आते रहते हैं। सर्वाधिक भैंस, सबसे कम भैंस, सबसे ज्यादा गाय, सबसे ज्यादा सुअर, आया भी था ना सुअर वाला, तो सबसे ज्यादा खच्चर, सबसे ज्यादा गधे, सबसे ज्यादा कुत्ते, सबसे ज्यादा बिल्ली। बिल्लियों की पहली बार सेंसस में बिल्लियां भी गिनी गई, तो हर जगह जा जाके बिल्लियां, मतलब थोड़ा टफ लगता है लेकिन किया गया। आपके यहाँ ना मैं बता दूं, भैंसों की टोटल आबादी घटी मिली है। कारण आप कह रहे हैं कि हरियाणा के किसान संख्या के ऊपर काम नहीं कर रहे, क्वालिटी के ऊपर काम कर रहे हैं। अब देखो क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे। पशुधन इसमें से नहीं पढ़ा रही हूँ, पुराने आंकड़े हैं, सब पुराना है। देखो 16, 20, अब तो 19 वाला पढ़ेंगे, ये सब पुराना है, 15 तक का है ये सारा। तो अब इसको पढ़ने का तुक नहीं है ना, क्योंकि ये सब चीजें बदल गई हैं। पशुधन 12 के अनुसार है, अब आएगा 19 के अनुसार। ठीक है। बागवानी, ये बागवानी भी आप पढ़ोगे ना अपने उसमें, तो आपको समझ में आ जाएगा सारा। कैटल ऑफ हरियाणा, ये पुराना है, इसको नहीं देखेंगे, ये 2012 का है, तो उसको नहीं देखेंगे। पशुओं की नस्लें पढ़ लेते हैं, इन पे कोई असर नहीं आता, चाहे इनकी गिनती कभी भी कर लो, नस्लें तो सेम रहेंगी। पेपर में आपने देखा होगा कई बार 4 नस्ल की चीजें आती है, कहते हैं इनमें से कौन सी गाय की नस्ल है, तो भैंस और गाय को मिक्स कर देते हैं, 3-4 बार पढ़नी पड़ती है तब याद होती है। तो भैंसों की नस्लें हैं, मुर्रा आपके हरियाणा में मिलती है, जिसको आप कहते हैं हरियाणा का काला सोना, और इसको एशियन ट्रैक्टर भी कहा जाता है, एशियन ट्रैक्टर, काला सोना, आपकी मुर्रा नस्ल की भैंस। ठीक है। मेनली तो ये जींद के आसपास ज्यादा है, इसलिए उसको मिल्क सिटी भी कह देते हैं जींद को। जाफराबादी भैंस जो है आपके गुजरात की है, काठियावाड़ की जाफराबादी, यहाँ भी मिलती है लेकिन इसका बेस वहां से है। नेक्स्ट है सूरती भैंस, ये बड़ौदा गुजरात की है, पूछ लेंगे कहाँ की है। महसानी, महसाना गुजरात की। तराई जो भैंस की नस्ल है, टनकपुर यूपी की। तो आप देखो ये 4-5 चीजें पढ़नी पड़ती है, मुर्रा, जाफराबादी, सूरती, महसानी, तराई, ये भैंसों की ब्रीड है। मुर्रा तो आप जानते हैं, जाफराबादी, मसानी, तराई, और एक क्या रह गया, सूरती। सूरती भी फेमस है, सूरती, मसानी, तराई, जाफराबादी और मुर्रा सबसे ज्यादा फेमस। फिर है गायों की नस्लें, गायों की जो नस्लें हैं आपकी, ये भी गायों के बारे में भी, जैसे हरियाणा हमारे नाम पर ही एक गाय की नस्ल है। साहिवाल पेपर में आ गया था कि कहाँ पाए, इसका बेस कहाँ का है, तो मोंटगोमरी पाकिस्तान, जो मोहनजोदड़ो सिंधु की सभ्यता थी ना, उससे जुड़ा हुआ जिला है ये। तो साहिवाल गाय की नस्ल है, लाल सिंधी भी इसकी नस्ल है, सीरी भी गाय है, मालवी भी गाय है। अब ये देखो चारों, ऐसे ही ये 5 हमने पढ़ी। तो सूरती पूछ लेंगे किसकी ब्रीड है, गाय की, भैंस की, भेड़ की, बकरी की। तो सूरती क्या थी, भैंस।
ठीक है, जाफराबादी। साहिवाल क्या है? साहिवाल गाय है। अब देखो, जाफराबादी पूछे तो गुजरात वाली, और साहिवाल कहें तो पाकिस्तान वाली मोंटगोमरी। लाल सिंधी भी गाय है, सिंध पाकिस्तान की, और सीरी सिक्किम की है। मालवी मध्य प्रदेश की। ये तो नाम से दिख रहा है, स है ना, सिंधी सिंध। साहिवाल एक याद कर लेना, मोंटगोमरी की। भेड़ की नस्लें, मेरिनो भेड़ सबसे बेस्ट भेड़ होती है ना, मेरिनो भेड़। और ये मेनली कहाँ पाई जाती है? स्पेन में, लेकिन ज्यादा कहाँ मिलती है? ये ऑस्ट्रेलिया में। तो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा मेरिनो भेड़ मिलती है। ये स्पेन से कभी एक्सपोर्ट की गई थी, तो स्पेन, मेरिनो भेड़। बकरी की नस्लें, बकरी में बेस्ट शॉल, जो बेस्ट सबसे वूलन होता है, वो होता है आपका पश्मीना। और पश्मीना बहुत गर्म होता है, बहुत महंगा आता है ओरिजिनल पश्मीना। पश्मीना भेड़ से नहीं मिलता वूल, ये बकरी से मिलता है। तो कश्मीरी बकरी है, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ कश्मीर में मिलती है, इसलिए बहुत महंगा, बहुत रेयर मिलता है। बकरी की नस्लों में बीटल है, जमुनापुरी है, उस्मानाबादी। अब जाफराबादी आ गया तो अलग आंसर आएगा, उस्मानाबादी आ गया तो अलग। ये किसकी नस्ल है? उस्मानाबादी बकरी की, देखना। और अभी आप जाफराबादी पढ़ रहे थे भैंस की, देखो जाफराबादी भैंस की थी, साहिवाल किसकी थी? गाय की। और अब आपने क्या पढ़ा? उस्मानाबादी, तो ये किसकी नस्ल है? बकरी की। जाफराबादी, उस्मानाबादी एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन एक बकरी और एक भैंस की नस्ल है। चेगथांगी, ये देखो नाम से दिख रहा है लद्दाख की तरफ होगी। और पश्मीना जो बेस्ट है कश्मीरी, आपके लद्दाख तो कश्मीर का तो इलाका है, अब तो खैर यूटी अलग हो गया, लेकिन ये कश्मीरी बकरी की प्रजाति है। पेपर में आ जाएगा चेगथांगी किसकी प्रजाति है? तो ये बकरी की। पश्मीना भी, चेगथांगी भी, और उस्मानाबादी, जमुनापुरी, बीटल, ये सब बकरी है। मेरिनो क्या है? भेड़ है। ठीक है। ऊंट की नस्लें, आपके यहाँ ऊंट भी सर्वाधिक कहाँ है, कम कहाँ है, ये पढ़ना पड़ेगा। ऊंट की जैसलमेरी, ठीक है, पायक जनजाति पालती है, और बैक्ट्रियन, तो जैसलमेरी और बैक्ट्रियन ऊंट की हैं। घोड़े की नस्लें, जसंकार, जसंकार घोड़े की ब्रीड है, मणिपुर की है। मुर्गी की नस्लें हैं अशील, कड़कनाथ और नेकेड नेक, ये तो इसके नाम है घोड़े के, मणिपुरी, जसंकार, अशील, कड़कनाथ और नेकेड नेक। अब कड़कनाथ पूछ लेंगे किसकी नस्ल है, तो मुर्गे की नस्ल है कड़कनाथ, नेकेड नेक और अशील। जीवन काल कुछ का पढ़ के जाना चाहिए, जैसे जो बेसिक है कि भाई गाय का जीवन काल, भैंस का, जो आप जानते भी होंगे। तो इसमें घोड़े का जीवन काल 27 साल तक जिंदा रहता है घोड़ा। सुअर 14 साल तक, बकरी 17 साल तक, गाय इंपॉर्टेंट है 18 साल तक, भैंस ज्यादा चलती है 20 साल तक। तो गाय 18 साल, भैंस 20 साल, घोड़ा 27 साल तक, सुअर 14 साल तक, ठीक है, और बकरी 17 साल तक। तोता 16 से 20 साल तक, तोता तो नहीं पूछेंगे, गाय पूछ लेंगे 18, भैंस पूछ लेंगे 20, सुअर पूछ लेंगे 14, ठीक है, बकरी 17, घोड़ा 27। देखो ये रहा। नेक्स्ट है गर्भकाल, ये भी बहुत बार आता है कि किसका गर्भकाल, खासकर गाय और भैंस का तो बहुत आता है। तो गाय का कितना है? 280 दिन का, और भैंस का है 310 दिन, याद कर लो, 307 याद नहीं रहेगा, 310 दिन, यानी 9 महीने। 280 दिन का मतलब कितना हुआ? आप लगा लो लगभग 9 महीने, और वो लगभग 10 महीने, है ना। ये 1 मिनट कितना हुआ? 10 महीने अगर करेंगे तो 310, हाँ बिल्कुल ठीक आएगा। अगर आप 31 दिन मानते हैं तो 3 महीने 310 निकल आया ना, तो ये 10 महीने तक आ गया, ठीक है। और ये लगभग 9 महीने में, तो 280 दिन, उसके 310 दिन याद कर लो। बकरी का 150 दिन का जो इसका गर्भकाल है, इसके बाद इसके बच्चे का जन्म होगा। और सुअर का 115 दिन का, भेड़ का 150 दिन का। तो भेड़ और बकरी तो बराबर इनका गर्भकाल है 150 दिन का, और इसका सुअर का कितना है? 115 दिन का। सुअर जिंदा कितना रहता है? 14 साल तक, ठीक है। बकरी 17 साल, घोड़ा 27 साल, गाय 18 साल, भैंस 20 साल, और तोता तो कोई पूछने नहीं वाला, 16 से 20 वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। HSWC, हरियाणा स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन, 1997 गलत है, ये इसको काट देना, ये 1974 आएगा। मैं इसको टेबल में दोबारा भी करवाऊंगी। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत डिटेल से पढ़ाया हुआ है, NDRI, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, बहुत डिटेल से 1923 बंगलुरु में बना, फिर 1936 में इसका नाम चेंज हुआ, 1947 में इसका नाम NDRI पड़ा, 1955 में आपके करनाल में आया, 1989 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बना, 1991 में IVF से पहला जो भैंस के बच्चे को जन्म दिया गया इन विट्रो फर्टिलाइजेशन से, जिसका नाम रखा गया प्रथम। और 1996 में वर्ल्ड में स्कॉटलैंड में पहली भेड़ बनी थी क्लोनिंग से, जिसका नाम रखा गया था डॉली। उसके 13 साल बाद 2009 में आपके यहाँ जो पहली क्लोन्ड भैंस का बच्चा जन्मा था, जिसको नाम दिया गया था समरूपा। 5 दिन बाद लंग्स में, फेफड़ों में कैंसर के चलते वो मर गया था। ये सब मैंने आपको बहुत डिटेल से पहले पढ़ा रखा है। राष्ट्रीय डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट संस्थान पहले बंगलौर में था, बाद में इसको करनाल में 1955 में।
ठीक है। राज्य सरकार के क्या प्रयास हैं आपके? पशु बीमा योजना आपकी सरकार कर रही है। आप जानते हैं फसल बीमा के पशु बीमा भी झज्जर से स्टार्ट किया, पशुओं का भी बीमा करवा सकते हैं। तो उससे क्या फायदा होगा? अगर मान लीजिए किसी भैंस को करंट लग गया, किसी भैंस को कोई बड़ी बीमारी हो गई, मर गई वो, तो उसके बदले का पैसा मिल जाएगा, लेकिन कुछ पैसा पहले जमा कराना पड़ेगा। झज्जर से स्टार्ट हुआ। तो पशु बीमा योजना 2016 को झज्जर से स्टार्ट हुआ। इस योजना के अंतर्गत बड़े पशु जैसे गाय, भैंस, घोड़े, गधे और ऊंट आदि के लिए 100 रुपए और छोटे पशु भेड़, बकरी, सुअर आदि के लिए 25 का प्रीमियम अदा करने पर 3 साल के लिए बीमा कराया जाता है। भाई 3 साल तक कुछ भी हो गया तो मुझे नई भैंस मिल जाएगी, इसके बदले पैसा। प्रत्येक लाभ प्राप्तकर्ता 5 बड़े जानवरों का और 50 छोटे जानवरों तक का बीमा करा सकता है। एससी परिवारों को मुफ्त में होगा। तो उससे क्या फायदा होगा कि भैया अगर कुछ हो भी गया जानवर को तो कोई दिक्कत नहीं है। पशुपालकों को सामाजिक मान्यता प्रदान करने के लिए ये 2014 से आरंभ की गई। पशुओं के पंजीकरण करने में झज्जर जिला अग्रणी बन गया। यहीं से तो लॉन्च किया, यही अग्रणी बन गया। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जहां गायों की पहचान के लिए 12 अंकों का यूनिक आईडी नंबर आधार कार्ड की तर्ज पर, गायों की पहचान के लिए जैसे आपको आधार कार्ड का नंबर यूनिक आईडी है ना आपके पास, ऐसे गायों के लिए भी है। नेक्स्ट देखें, ग्रामीण क्षेत्रों में पशुपालकों को पशुओं के संबंध में 24 घंटे जानकारी के लिए एक फोन लाइन है, पशुधन विकास वाहिनी। ये योजना शुरू की गई है। ठीक है, तो आप कुछ भी जानकारी ले सकते हैं। राज्य में गौ हत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए 2015 में आप पहला स्टेट बने थे जिसने उसको लीगली गलत ठहराया था कि कोई गायों को मारेगा नहीं। तो गौ हत्या पर पूर्ण और प्रभावी प्रतिबंध लगाने के लिए राज्य सरकार ने गौवंश संरक्षण और गौ संवर्धन अधिनियम 2015 को लागू कर दिया। ठीक है, गौवंश संरक्षण गौ संवर्धन अधिनियम में गौ हत्या करने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की कारावास और 1 लाख तक का जुर्माना अगर पकड़ा गया तो। मतलब कोई गाय जो कि दूध देती है और उसके वो हत्या कर रहा है, अगर कोई अपनी गाय को जानबूझ के आवारा पशुओं में छोड़ रहा है क्योंकि वो दूध नहीं दे रही, फिर पकड़ लेता है, ऐसे आदमी का पता लगने पर 50,000 रुपए का जुर्माना है, क्योंकि इस तरह से वो नुकसान करते हैं ना समाज का। गौहत्या के उद्देश्य से गायों की अवैध तस्करी करना, भाई यहाँ से यूपी जा रही है, यूपी से बाहर जा रही है, इसको 7 साल की जेल होगी, उसका वाहन जब्त करेंगे जिसमें वो गाय को ले जा रहा है, और 70,000 रुपए तक के जुर्माना। महिलाओं की आर्थिक स्थिति के लिए केंद्र सरकार ने हरियाणा महिला डेयरी परियोजना स्टार्ट कर दी, हरियाणा की औरतों के लिए। बांझ मुक्त पशुधन योजना, जिसमें कि बहुत सारी गाय भैंस जो हैं उनको कि भाई वो उनकी प्रोडक्टिविटी बनी रहे, तो बांझ मुक्त ये जानवरों के लिए है, बांझ मुक्त पशुधन योजना। तो पशु उत्पादकता बढ़ाने के लिए ये शुरू की गई और इसमें राष्ट्रीय नेशनल लेवल पे इसको पैसा मिल रहा है। हरियाणा देश का ऐसा पहला राज्य है जिसने दुधारू पशुओं की नस्ल के लिए हरियाणा मुर्रा भैंस और अन्य दुधारू पशु नस्ल अधिनियम 2001 बनाया। तो हमने मुर्रा भैंस के लिए या जो बाकी दूध देने वाले जानवर हैं उनके लिए कानूनन अधिनियम बनवा दिया। ठीक है, गौवंश और भैंस वंश के प्रजनन और विकास के लिए जनवरी 2000 में हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड, ताकि इनका जो है प्रजनन और विकास चलता रहे, गायों का भी और भैंस का भी, तो इसके लिए विकास बोर्ड बना दिया हमने सन 2000 में, 20 साल पहले। एनडीआरआई राष्ट्रीय दुग्ध डेयरी अनुसंधान संस्थान हरियाणा के करनाल में है, इसकी स्थापना सब कुछ पढ़ा रखा है ये 1923 में इंपीरियल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी के रूप में बेंगलुरु में की गई। 36 में इसका और ज्यादा विस्तृत रूप दिया गया और स्वतंत्रता के बाद 1947 में इसका नया नाम राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान रखा गया। तत्पश्चात 1955 में संस्था का मुख्यालय बंगलुरु से करनाल कर दिया गया। बंगलुरु को भारत के दक्षिणी राज्यों में दुग्ध संबंधी गतिविधियों के संचालन के लिए क्षेत्रीय दायित्व सौंपा गया और आपके यहाँ नेशनल डेयरी रिसर्च यानी इंडिया के लेवल पे जिसमें काम होता है। ठीक है, राज्य के पशुधन विकास और प्रशिक्षण संबंधी संस्थान, ये मेरे ख्याल बस लास्ट टॉपिक है मेन, इसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा। ये सब आपने पढ़ा हुआ है। राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान कहाँ है? एनडीआरआई 55 में करनाल में आया। भैंस अनुसंधान संस्थान आप अच्छी तरह जानते हैं हिसार में है। ऐसे ही अश्व अनुसंधान भी हिसार में, सारे हिसार में है, ये सुअर के भी और इन सब के भी। पशु चिकित्सा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय हिसार में है। पशु चिकित्सा टीकाकरण संस्थान हिसार में। पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान हिसार में। सोने का रेशा जो है गोल्डन फाइबर, जूट को कहा जाता है, जूट आप जानते हैं ना, जूट के बैग्स बनते हैं और स्लीपर्स बनते हैं, तो जूट को कहते हैं गोल्डन फाइबर। और सिल्वर फाइबर क्या होता है? आपका कपास, जिसके लिए आपकी सरकार छूट भी देती है। तो कपास को सिल्वर, चांदी जैसा चमकता है ना, सफेद, तो इसलिए उसको सिल्वर फाइबर और इसको गोल्डन फाइबर। जूट का नाम गोल्डन फाइबर है, ये गोल्डन रंग का होता है, और आपके कपास के जो रेशे होते हैं उसका नाम सिल्वर फाइबर। मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है, मसालों की रानी। दार्जिलिंग जो है आपका सिक्किम वाला, सिक्किम में है ना दार्जिलिंग, ये लैंड ऑफ थंडरबोल्ट, चाय के लिए ये थोड़ा नेशनल लेवल का डाल दिया। नागपुर संतरों का शहर है। कुरुक्षेत्र
क्षेत्र के स्याठी गांव में क्लोन सफेदा संवर्धन केंद्र है। सफेदे का जो पेड़ होता है इसके संवर्धन के लिए आपके यहाँ करनाल में, कुरुक्षेत्र के स्याठी गांव में, कुरुक्षेत्र के स्याठी गांव में। हरियाणा वन विकास निगम दिसंबर 1989 में गठित हुआ। वन विकास, जिसमें कि वनों की बढ़ोतरी के लिए आपने याद करो, आपका देश में वन नीति आई थी 1988, जिसमें कहा था 33% हिस्से पर वन, तो उसी से अगले साल आपने बना दिया। हरियाणा प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना 1977 में हुई, प्रदूषण पे नियंत्रण रहे। पहला एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन फरीदाबाद में 2010 में, जो देखेगा कि एयर की क्वालिटी खराब हो रही है, ठीक है, तो कहाँ लगाया आपने पहला? फरीदाबाद। वहां की आबादी ज्यादा है ना, तो एयर क्वालिटी उद्योग ज्यादा है, इसलिए वहां पहला लगाया। हरियाणा में बहुत इंपॉर्टेंट नॉन बायोडिग्रेडेबल एक्ट, यानी ऐसा कूड़ा कचरा जो कि डिग्रेड नहीं होगा, खत्म नहीं होगा, जैसे पॉलिथीन है, कंप्यूटर की चीजें हैं, इसके लिए एक्ट आया 1998 में, और जिसके तहत पॉलिथीन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया। ये आप और मैं अच्छी तरह जानते हैं कि कितना प्रतिबंध है। आपके घर के आसपास की दुकानों को देख लीजिए, कहीं भी चले जाइए, 1998 में पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया था इस एक्ट के तहत, लेकिन आज तक हुआ नहीं है। प्रमुख क्रांतियां हैं, ये क्रांतियां जो मैंने दे रखी है ना, नेशनल लेवल से उठा के दे रखी हैं, जो ज्योग्राफी में सर ने आपको पढ़ाई भी होंगी, इनमें कुछ ज्यादा नहीं है। हरित क्रांति है, हरित क्रांति कृषि क्रांति है, गेहूं चावल के लिए है, डॉक्टर नॉर्मन बोरलॉग ने इसमें काम किया, ये सब मैंने बोली हुई चीजें, स्वामीनाथन का को श्रेय जाता है। सुनहरी क्रांति फल के उत्पादन के लिए है, श्वेत दूध के लिए, नीली मछली के उत्पादन के लिए, पीली तिलहन जिसमें कि तेल निकलता है, बादामी क्रांति मसालों के लिए है, लाल क्रांति टमाटर के लिए भी है, मांस के लिए भी है, अमृत क्रांति नदियों के लिए, अमृत पानी, नदियों का पानी अमृत है, तो नदियों को जोड़ो प्रोजेक्ट है ये। भूरी क्रांति गैर परंपरागत ईंधन के उत्पादन में है, और गुलाबी क्रांति मांस में भी है। गुलाबी मांस से ज्यादा, मांस तो लाल में जाता है, गुलाबी मेनली है फार्मास्यूटिकल्स और इन सब के लिए, ठीक है। पशुधन से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, भारत में सबसे अधिक दूध देने वाली भैंस मुर्रा है, जिसको आप एशियन ट्रैक्टर भी कहते हैं, और काला सोना भी। मत्स्य पालन के लिए वियतनाम के सहयोग से झज्जर में मछली पालन किया जा रहा है, और झज्जर में देखो आपने पशुओं के बारे में पढ़ा था अभी, ठीक है। पशुओं की मुंहखोरी की बीमारी होती है, जिसमें उसके मुंह और जो उसके खुर होते हैं इनमें बीमारी लग जाती है और फिर उनकी डेथ भी हो जाती है। तो इस बीमारी से बचाने के लिए पहला राज्य आप है, जहाँ पशुओं को मुंहखोरी की बीमारी से बहुत जल्दी फैलती है ये एक से दूसरे पशु में। एनडीआरआई में गरिमा नामक कटड़ी को क्लोन से तैयार किया गया, जो कि जिंदा बची, एक समरूपा थी, वो मर गई थी, ठीक है। गरिमा ने फिर आगे जो खुद क्लोन से बनी थी, इसने एक नए बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम रखा महिमा। तो समरूपा बनी थी पहली, पर 5 दिन में मर गई, फिर गरिमा बनी। गरिमा पूरी भैंस के रूप में हमने देखी, और 2-2.5 साल में जाके उसने फिर एक नए बच्चे को जन्म दिया जिसका नाम है महिमा। तो महिमा ये किससे जन्मी है? गरिमा, जो कि क्लोन से तैयार थी, वो नेचुरल नहीं थी, ठीक है। गायों की सबसे भारी नस्ल क्या है? कांकरेज। गायों की नस्ल पढ़ रहे थे ना, कांकरेज सबसे भारी है। साहिवाल नस्ल की गाय का रंग लाल और भूरा होता है, साहिवाल। सबसे ज्यादा अंडे देने वाली मुर्गी व्हाइट लेग हॉर्न है, व्हाइट लेग हॉर्न। अश्व स्टेलियन केंद्र टोहाना फतेहाबाद। स्टेलियन होता है घोड़े का, जो ये होता है ना नाल, जिसको बोलते हैं घोड़े की नाल, वो। तो अश्व स्टेलियन केंद्र टोहाना फतेहाबाद में है। और कैटल फीड प्लांट आपके रोहतक में लगाया गया। केंद्रीय पोल्ट्री परफॉर्मेंस टेस्टिंग सेंटर गुड़गांव में। पोल्ट्री आप जानते हैं मुर्गी पालन को कहा जाता है, ठीक है। चलिए, ये आपका पूरा, इसके बाद क्वेश्चन आंसर्स हैं। ये सारे जो थे ना, ये छोटे छोटे फैक्ट्स थे, इनको सिर्फ रीड करना है, 4-5 बार रीड कर लेना किताब से, समझ में आ जाएगा। जो कॉन्सेप्ट समझने का था वो पशुधन के बारे में था, मिट्टियों के बारे में था, और भौगोलिक संरचना। उम्मीद करती हूँ ये टॉपिक सबकी समझ में आया होगा। अब शाम को मैं एक क्लास लूंगी जिसमें हम लोग बातचीत करेंगे अपना जो आपके ये प्रोजेक्ट्स हैं ना बड़े बड़े, जिनसे बिजली बनाई जाती है, चाहे वो तापीय हैं, वो जल विद्युत हैं, या वो आपके परमाणु वाले हैं, आज उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज इतना ही। हाँ, अच्छी बात है, याद है तो भैया जो बस करो जी, कुछ लिख रहे हैं। अब जब पढ़ने का मौका आया है, जब ये लग रहा है कि सिलेबस पूरा कर ले, अब थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। जैसे ना 1-1.5 घंटे की क्लास लेने की आदत डाल लेनी चाहिए। अब मेरी क्लासेस आपके यहाँ वेडनेसडे थर्सडे तक ही हो पाएंगी, क्योंकि मैंने कल भी कहा था कि फिर 2-3 दिन मेरी क्लास नहीं होगी, इसलिए मैं डबल क्लास लेके आपके हफ्ते हफ्ते की तैयारी पूरी करा दूंगी। ये तो आपकी मर्जी है ना कि आप इसको कब देखें, कंपल्शन तो है नहीं, जब टाइम लगे तब देख लेना, ठीक है भाई। अगर ये ज्यादा लंबी क्लास होगी 2 किश्तों में देख लेना। अब ये इन्फॉर्मेशन आपके हाथ में है, पढ़ना आपको पड़ेगा। अब जब मन करे तब क्लास को देख लेना, किताब खोल के बैठ जाना, एक बार सुन लेना, फिर उसको अपने आप पढ़ना, फिर याद करना कि कहाँ कितने प्रतिशत क्या है, कौन से प्रोजेक्ट आए। एक बार सुन के चीज समझ में आ जाए, फिर खुद पढ़ने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू।